जाकिर खान को भी हाँ आप जी। देखें, वो कई बार हार्ट ब्रेक और लुक्स पे बहुत बात करते हैं। बोले कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने कहा नो, बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर। ये एक प्रकार का कॉपिंग मैकेनिज्म ही है। जब कई बार आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ अनप्रोसेस्ड अगर आपका इमोशन है, तो वो आप अलग अलग तरीक़ों से उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग सेल्फ डेप्रिकेटिंग या रोस्टिंग या फिर डार्क ह्यूमर करते हैं, हो रहा है डार्क, हो रहा है गुल्लू, पड़ रही है थोड़ी कि नहीं? वो लोगों का कोई ना कोई पास ज़रूर रहा होता है। वो विराट कोहली वाला माइंडसेट कैसे अचीव कर सकते हैं? विराट कोहली को भी पीछे ले जाओ आप। ये विराट कोहली तो गर्दन झुका के पीछे की सक्सेस देख रहा है, लेकिन वो विराट कोहली कैसे कॉन्फिडेंस लाता होगा जो शुरू कर रहा था। नरेंद्र मोदी जो हैं, जब वो बात करते हैं तो एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस के साथ, एक रुतबे के साथ बात करते हैं। यू विल नेवर हियर हिम साउंड इवन अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट। व्हाट डू यू थिंक कुड बी हिज कोर वैल्यू? ग्रोथ एंड पावर, ये दो सबसे टॉप वैल्यू है। जो व्यक्ति कभी कोई इलेक्शन हारा ही नहीं है, जिस भी पोजीशन में रहा है, पूरे कंट्रोल में रहा है। ग्रोथ इसलिए क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मैं सिर्फ एक पॉलिटिक्स तरीके से नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, हम सिर्फ एक पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जिन बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड से जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, उस कुर्सी तक पहुँचने में लगातार बहुत सारा कंसिस्टेंट मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए। सो फॉर आवर व्यूअर्स, जिनके लिए आप आज एक न्यू गेस्ट हो, जिनको नहीं पता कि आप क्या करते हो और आप कौन हो, उनके लिए वुड यू माइंड गिविंग अस लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ? Sure. So I am Dr. Yogendra Singh Rathod, and I am mental health coach, NLP mentor, and author. So I am basically teaching people how they can take care of their mental well-being, कि अपने thoughts, emotions और feelings को कैसे वो रीप्रोग्राम कर सकते हैं, नए बिहेवियर्स, नए हैबिट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट वो एक हाई परफॉर्मेंस की स्टेट में रह सकें और अपना मेंटल वेलबींग क्रिएट कर सकें। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। राइट। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, NLP की फुल फॉर्म होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे और ये भी समझेंगे कि उसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय नोइंग अ लिटिल मोर अबाउट NLP। अगर आपको सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करना होगा तो आप कैसे करेंगे? सो NLP का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग। सो न्यूरो का मतलब दैट हाउ यू आर परसीविंग दिस वर्ल्ड। आप अपने नर्वस सिस्टम के जरिए, अपने ब्रेन के जरिए कैसे इस दुनिया को अंदर मेंटल मॉडल्स बना रहे हो, कैसे परसीव कर रहे हो रियलिटी को। लैंग्वेज का मतलब है लिंग्विस्टिक्स, दैट द वे यू टॉक टू योर सेल्फ एंड द वे यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल। तो आप जिस तरीके से अपने आप से बात करते हो, ये डिफाइन करता है कि आप कैसी स्टेट्स में जाओगे, कैसे मूड्स डेवलप करोगे। तो ये लैंग्वेज की बात करती है कि उस लैंग्वेज को चेंज करके हम खुद को बदल सकते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब है जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं, ऑटोमेटिक हैबिट्स हैं, चाहे वो मेंटल हैबिट्स हों, चाहे फिजिकल हैबिट्स हों, जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वरी, ये सब मेंटल हैबिट्स हैं। और फिजिकल हैबिट्स में जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन करना हो गया, या फिर लेट उठना हो गया, कहीं पे लेट पहुंचना हो गया, ये जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं हमारे। तो NLP हमें मदद करती है कि हम कैसे अपने परसेप्शंस को चेंज करके, अपनी थिंकिंग, इमोशंस और फीलिंग्स को मास्टर करके अपने बिहेवियर्स और हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी कंडीशनिंग से बाहर आ सकते हैं और एक ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, ताकि आप एक बेटर पर्सनालिटी क्रिएट करें और बेटर आउटकम्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकें। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्या NLP सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है या फिर दिस इज साइंटिफिकली बैक्ड? NLP एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें कई एस्पेक्ट हैं जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे और कॉग्निटिव साइंसेस पे काम करते हैं, पर कई ऐसे एस्पेक्ट भी हैं जो एक्चुअली बिलीफ ड्रिवन है, जिनका साइंटिफिक बैकिंग नहीं रहता है। जैसे डिसऑर्डर्स से जो डील करना है, मेंटल डिसऑर्डर्स में जो एप्लीकेशन है NLP का, उसमें कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। बट यस, लोगों के पास एक एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है कि जो लोग अप्लाई करते हैं इसे प्रैक्टिकली, उनको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। सो अगर डिटेल में देखें तो NLP सेल्फ ग्रोथ में अप्लाई होती है, पर्सनल डेवलपमेंट में, लीडरशिप में अप्लाई होती है, माइंडसेट में अप्लाई होती है, प्लस वेलनेस में भी अप्लाई होती है। तो स्पेशली वेलनेस के एरिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, मगर बहुत से लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें मदद मिलती है। इसी वजह से आज आप देखें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, देन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, और इवन
साइकाइट्री में साइकोलॉजिस्ट काउंसलर सभी एनएलपी को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल एंड इट इज़ एक्चुअली गिविंग रिजल्ट्स टू पीपल. सो कई चीज़ें लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है बिकॉज साइंटिफिक अगर हम किसी को बोलें तो फिर वो स्ट्रिक्टली एक मेथड से गुजरनी चाहिए. तो कई चीज़ें साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है मगर देर आर मेनी थिंग्स लाइक एंकरिंग, कंडीशनिंग, रीफ्रेमिंग जो साइंटिफिकली बैक्ड भी हैं. तो इट्स अ मिक्स थिंग बट इट वर्क्स because when we work with client, when we counsel them, when we teach them the techniques, they are actually getting results. So that's why NLP इतनी पॉपुलर भी है और इतने सारे लोग बड़ा इजीली इसे अपने ब्रेन को रिवायर करने में, नए हैबिट्स फॉर्म करने में, नए पर्सपेक्टिव क्रिएट करने में, कोई गलत हैबिट्स को ब्रेक करने में, नए हैबिट्स बनाने में इसे यूज़ करते हैं. राइट. आपको कितना टाइम हो गया इसके ऊपर काम करते हुए? मैं आई स्टार्टेड द एज ऑफ 19, तो राइट नाउ आई एम 37, तो 18 साल मुझे हो गए इस पर काम करते हैं. ओह वाओ. और इस एक्सपीरियंस में आई एम श्योर कि आप काफ़ी डिफरेंट लोगों से मिले होंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स रही होंगी. कोई पैटर्न्स ऑब्जर्व करें आपने? पैटर्न्स हर फील्ड के अलग पैटर्न्स हैं. लाइक सबसे ज़्यादा जो मेरे पास लोग आते हैं वो आते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन द सेंस ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ लोग लाते हैं, डिप्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस, देन ओवर थिंकिंग, वरी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी. इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो आते हैं. और मेंटल हेल्थ आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है हमारे देश में बिकॉज बहुत सारा स्टिग्मा है. और आपके व्यूअर्स मेन ज़्यादा हैं तो मैं मेंस मेंटल हेल्थ पे अगर थोड़ा सा बात करूं आपसे तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है उसका डेटा ये कहता है कि भारत में 71% सुसाइड मेन करते हैं. तो एक साल में लगभग एवरेज 1,71,000 सुसाइड हो रही हैं भारत में, जिसमें से 1,22,000 करीब मेल कर रहे हैं. Oh my God. ये डेटा ग्लोबल डेटा से भी मैच करता है. ठीक है. अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन जो है उनका कहना है कि पूरी जो ग्लोबल सुसाइड्स होती हैं उसका 75% सुसाइड मैन करते हैं. लगभग पिछले साल 7,50,000 लोगों ने सुसाइड करी जिसमें से 5,23,000 करीब मेन थे. Oh my God. कितना शॉकिंग नंबर है ये. यस. तो हम वैसे कहते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है बट मेंटल हेल्थ के कारण होने वाली सुसाइड सबसे ज़्यादा मेल्स में है. और उसका कारण क्या है कि मैंने देखा कि कारण यह है कि इमोशनल सप्रेशन बहुत ज़्यादा है. हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से है कि मैन को बचपन से कंडीशन किया जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, कि मर्द को दर्द नहीं होता. हाँ. क्या लड़की की तरह रो रहा है कि तेरा रोना जो है वो ठीक नहीं है, तेरा वीक रोना मतलब वीकनेस की निशानी है. आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते अदरवाइज वीक दिखोगे. तो इस इमोशनल सप्रेशन की वजह से, लोनलीनेस की वजह से और अनट्रीटेड डिप्रेशन की वजह से, जहाँ पे था व्यक्ति को लेकिन उसने पता नहीं लगने दिया किसी को, ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग स्पेशली मेन के अंदर सुसाइड आती है बिकॉज वो सप्रेशन के अंदर है, लगातार इमोशन को सप्रेस करते हैं. तो अगर आप एक प्रेशर कुकर को लो, उसकी सीटी बंद कर दो और उसमें आग देते रहो तो एक दिन क्या होगा, प्रेशर फट जाएगा ना, कुकर फटेगा एक दिन. तो मेन के साथ भी यही चीज़ है. वो सारा प्रेशर एक बार अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है क्योंकि उसने अगर किसी को शेयर किया तो वो वीक नज़र आएगा. उसकी जो अंदर कंडीशनिंग बना दी है उस कंडीशनिंग के अगेंस्ट हो जाएगा उसका जो बिहेवियर है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मेन कोपिंग मैकेनिज़म्स लेते हैं. एनएलपी में हम कोपिंग मैकेनिज़्म पढ़ते हैं कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके पास में है या कोई भी फिजिकल या इमोशनल पेन आपका है तो आप उस पेन को प्रोसेस करने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हो. तो ज़्यादातर मेन का जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो क्या रहता है, वो है अग्रेशन, वर्कोलिज्म या एल्कोहलिज्म, एल्कोहल का यूज़ करना, सब्सटेंस अब्यूज़ करना, डोमिनेंस करना, बहुत ज़्यादा रेज में आना, अग्रेशन, एंगर दिखाना. ये सारी चीज़ें वो करने लगता है अपने उस इमोशनल पेन को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो कंडीशनड है ना कि मैं वीक नहीं हो सकता. और ये भी डेटा है कि मेन थेरेपी को प्रिफर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी मस्कुलिनिटी इस चीज़ में है कि मैं अपना पेन दबाऊं. हाँ. मैं कैसे किसी से जाके अपना पेन शेयर कर सकता हूँ, कैसे मदद मांग सकता हूँ, कैसे मैं मदद मांग सकता हूँ. उनको उनकी माचोनेस अटैक्ड फील होती है उनको उस मोमेंट में. बिकॉज कंडीशन ऐसे किया गया ना उन्हें. जैसे अभी एनिमल मूवी आई थी, ठीक है, तो एनिमल मूवी में बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया उस कैरेक्टर को, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसका एक एस्पेक्ट और है जो देखना चाहिए. वो एस्पेक्ट पता क्या है कि
वो जो कैरेक्टर है रणबीर कपूर, वो चाइल्डहुड में पेरेंटल नेग्लेक्ट से गुजरा है, अबेंडनमेंट से गुजरा है एंड लेस अटेंशन से गुजरा है, जो कि एक बहुत पावरफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बचपन में बच्चे को मिलनी चाहिए। अब वो उसे नहीं मिली है, तो अब वो एक ट्रॉमा है जो उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब उसकी कंडीशनिंग क्या है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और अब मर्द कैसे क्राई कर सकता है, रो नहीं सकता, वीक नहीं दिख सकता। तो आप उस कैरेक्टर को अगर ध्यान से देखो तो वो अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कैसे कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है सब जगह गुस्सा दिखा के, सब जगह डोमिनेंस दिखा करके, सब पे वायलेंस के जरिए, कंट्रोल के जरिए, इन सब चीज़ों की तरह वो कंप्लीटली अपनी रेज दिखा करके उस ट्रॉमा से डील करने की कोशिश कर रहा है, जो कि रियल लाइफ में भी बहुत सारे मैन अपने उस इमोशनल नेग्लेक्ट को सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के कोपिंग मैकेनिज्म्स लेते हैं। आप कबीर सिंह को लो, कबीर सिंह भी एक टॉक्सिक कैरेक्टर उन्होंने बताया, बट कबीर सिंह को भी अगर ध्यान से आप देखोगे तो वो जब हार्ट ब्रेक से गुजरा तो वो थेरेपी में नहीं जा रहा है, वो किसी काउंसलर के, अल्कोहल के पास जा रहा है। उसने कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म लिया, अल्कोहल को कोपिंग मैकेनिज्म, सब्सटेंस अब्यूज लिया उसने, इंजेक्शंस लगाए, सेल्फ हार्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ वो गया। हालांकि वो मान नहीं रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो कंट्रोल में हूँ, उसे ऐसा लग रहा है बिकॉज उसका जो मस्कुलिनिटी का जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव उसे कह रहा है कि मैं तो पूरी तरीके से कंट्रोल में हूँ। लेकिन वो कर क्या रहा है, उसका कोपिंग मैकेनिज्म आप देखो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली वो जो हार्ट ब्रेक का ट्रॉमा है, वो जो सप्रेस्ड इमोशन है उसका, उस इमोशन को वो किस तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो सपोर्ट नहीं ले रहा किसी से, ही इज़ नॉट सीकिंग सपोर्ट, ही इज़ नॉट टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, बट वो रेज के जरिए, अग्रेशन के जरिए, दिस इज़ हाउ ही इज़ ट्राइंग टू कोप अप। यही तरीका है उसके कोप अप करने का। और अभी आप देखें कि कई बार एक और बहुत ही खूबसूरत कोपिंग मैकेनिज्म है मेंटल हेल्थ में, ठीक है, जिसे जेस्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो जेस्टर सिंड्रोम क्या है कि आप सेल्फ डेप्रिकेटिंग कॉमेडी या फिर डार्क ह्यूमर के जरिए अपने अंदर के ट्रॉमा को प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं। वो जिसको सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कहते हैं, कि जो खुद पे जोक्स मारते हैं, खुद पे भी जोक मारना या किसी को रोस्ट करना, ये वाला जो फॉर्म ऑफ कॉमेडी है, वो कई बार आप जब किसी इमोशन को प्रोसेस नहीं कर पाए हो तो कई बार ये कहना कि आई एम फीलिंग लॉस्ट, ये मुश्किल है, लेकिन इस पे जोक करके बता देना, इससे ऐसा लगता है कि वो मेरा जो पेन है वो हील हो रहा है। तो ये देखा गया है जेस्टर सिंड्रोम, और ये रिसर्च है जिसमें कि लगभग 60% कॉमेडियंस जो डार्क ह्यूमर या फिर इस तरीके की कॉमेडी, सेल्फ डेप्रिकेटिंग कॉमेडी यूज़ करते हैं, काफ़ी चांसेस रहते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है वो किसी ना किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गया है, और उन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। दैट एक्सप्लेन्स सो मच, स्पेशली इन द करंट लाइट ऑफ इवेंट्स ऑल्सो। यस, आप देखें कि आप समय को देखें कि समय कई बार बात करता है इस पे कि उसको बचपन में बुली किया गया था, और ये सब चीज ही ओपनली टॉक अबाउट इट, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है उसकी कि वो ओपनली उस पर बात करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कॉमेडी जो है, क्योंकि सपोज आपको अगर बचपन में किसी ने बुली किया, तो बुली होने के बाद में आप क्या करोगे, आप बैठ के मन में नैरेटिव चलाओगे कि मैं इसको क्या क्या जवाब दे सकता था, मुझे इसको ये जवाब देना चाहिए था, मुझे इसको ये जवाब देना चाहिए था, हमारे साथ भी होता है, मुझे इसको ये जवाब देना चाहिए था। तो अब उसका माइंड ना प्रोग्राम हो चुका है आंसर ढूंढने में। अब आप उस व्यक्ति के साथ में बैठोगे तो वो आपको कहीं से भी पकड़ लेगा, कहीं से भी खींच लेगा, आप उससे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करोगे वो आपकी बैंड बजा ही देगा, किधर से भी बैंड बजा देगा, बिकॉज उसे पकड़ना आ गया है, बिकॉज वो बहुत समय से इससे गुजरा है। इस वजह से आप देखें जाकिर खान को भी आप देखें, वो कई बार अपने हार्ट ब्रेक पे बहुत बात करते हैं, आप देखें अपने लुक्स पे बहुत बात करते हैं, हार्ट ब्रेक और लुक्स पे बहुत बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये एक प्रकार का कॉपिंग मैकेनिज्म ही है, जब कई बार आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ अनप्रोसेस्ड अगर आपका इमोशन है, तो वो आप अलग अलग तरीक़ों से उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो वो कई बार सिर्फ ये एक्सप्रेस करने से ही काम नहीं होगा, कई बार यू शुड ओपनली टॉक अबाउट इट, यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल सो दैट आप हील भी कर सकें। कई बार ये हील भी करता है, बट कई बार ये एस्केपिज्म बन जाता है कि आप उसे डील करने के बजाय आप उसे क्या कर रहे हो, आप हंसी में उड़ा के निकलने का प्रयास कर रहे हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले हम भुवन बाम के साथ बैठे थे, वो भी ऐसे लाइक ही इज़ अ बिग क्रिएटर, एंड उन्होंने भी अपने पास्ट की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस मेंशन करे विच मेक सेंस अ लॉट
अबाउट व्हाट you've said right now, बिकॉज उन्होंने भी मेंशन किया था कि जब वो छोटे थे स्कूल में तो उनकी टीचर्स उनकी और उनकी लुक्स का मजाक उड़ाती थी, एंड वो चीज़ उनको आज तक याद है. At this age of his life also he remembers that one instance, right? तो कहीं ना कहीं आई थिंक जब छोटे होते हैं तो ऐसे कुछ कुछ इंस्टेंसेस या फिर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके साथ बचपन में कोप करना नहीं आता, और बड़े बड़े होके वो कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है, बट आई थिंक सबकॉन्शियसली भी बन जाती है, बिकॉज Yes. एक्टिवली रियलाइज नहीं होता कि मैं ये एक्टिवली कर नहीं, रहा हूँ. जरूरी नहीं है कि एक्टिवली रियलाइज होगा, ये सबकॉन्शियसली बन जाता है. ठीक है, ह्यूमर मास्किंग कहते हैं इसे. इट्स सिगमंड फ्राइड ने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि एक प्रकार का ह्यूमर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. तो आपने देखा होगा कि कई लोग आपने अगर सर्कल में नोटिस किया हो कि वैसे ज़्यादा ह्यूमरस नहीं है, लेकिन अगर गर्ल्स के साथ में है और वो थोड़ा सा शाई फील करते हैं गर्ल्स से, तो सडनली वो फनी होने का मैकेनिज्म में जाते हैं कि उस शाइनेस से बचने के लिए दे ट्राई टू क्रैक जोक, एंड सबकॉन्शियसली होता है ये. इट इज़ नॉट कि वो कॉन्शियसली ट्राई कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियसली ये मैकेनिज्म उनके अंदर आने लगता है. अब ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा होगा, बट 60% केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक रूट होती है जो लोग सेल्फ डेप्रिकेटिंग या रोस्टिंग या फिर डार्क ह्यूमर को ईजिली करते हैं, या उस डायरेक्शन में जिनका रुझान ज़्यादा रहता है, वो लोगों का कोई ना कोई पास जरूर रहा होता है. कितनी इंटरेस्टिंग साइड है ये, बिकॉज एज व्यूअर्स हम शायद उस लेवल पे नहीं सोच पाते. हमें लगता है कि ठीक है शायद ये इंसान इनसेंसिटिव है, बट एक्चुअली में देयर कैन बी लाइक अ प्रॉपर पास्ट टू ऑल ऑफ दैट. Yes, तो आप इसलिए आप समय को देखें ना कि भले ही वो किसी का मजाक बनाता है, लेकिन उसके बाद में वो गले भी लगाता है उसे. बिल्कुल. एंड अभी वो एम्पैथी रिसेंटली नहीं जाती है, वो एम्पैथी और कंपैशन जो है वो हमेशा रहता है उसका. कभी भी देखना कि वो आउट ऑफ एरोगेंस किसी को रोस्ट नहीं कर रहा है, वो रोस्ट करने के बाद में वो हमेशा वो देखोगे आपकी वो गले लगाएगा, या फिर बिकॉज उसने वो किया, बट अंदर से जो कंपैशन और काइंडनेस है वो अभी भी इंटैक्ट है, बिकॉज मे बी ही हैज गॉन थ्रू इट, तो ही अंडरस्टैंड्स हाउ इट कैन मेक यू फील. या एंड अभी कुछ टाइम पहले आपने एक चीज़ मेंशन करी ओवर थिंकिंग के बारे में, एंड आई डू फील कि आजकल की जनरेशन इज़ सिवियरली गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, राइट? क्योंकि हम इतनी लूजली ये टर्म यूज़ करते हैं, तो हर इंसान, हर दोस्त भी अपने रैंडम इंसान को बोलता रहता है अरे यार मैं तो ओवर थिंक करता हूँ. एंड ये चीज़ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इस लेवल तक कि इंटरनलाइज हो चुकी है कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि मैं ओवर थिंक करती हूँ या मैं ओवर थिंक करता हूँ, बट कोई इसके बारे में कुछ कर नहीं रहा, नोइंग फुल्ली वेल कि इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से शायद मैं खाना नहीं खा पाता, या मेरे को नींद नहीं आती, या फिर मेरे रिलेशनशिप्स इतने स्मूथली नहीं चल रहे. सो लेट्स ट्राई टू डीप डाइव इनटू दिस प्रॉब्लम, एंड मे बी थ्रू NLP वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस. यस, तो पहली चीज़ तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है. एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग. कि ये जो आपने कहा कि कई लोग लूजली भी बोलते हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस. सिर्फ लगातार सोचना ओवर थिंकिंग नहीं है. सपोज जब मैं किताब लिखता हूँ तो मैं कई बार बहुत घंटों तक सोच रहा हूँ, तो क्या वो ओवर थिंकिंग है? वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेट है. वो ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अंतर सिर्फ इतना है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो इट लीड्स टू एक्शन. तो जब भी आप कुछ क्रिएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, उसमें भी आप बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, योर ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली इट लीड्स टू एक्शन. मगर ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे विचार हैं बट देर विल बी नो एक्शन एसोसिएटेड विद इट. सो देन यू कैन क्वालिफाई इट एज ओवर थिंकिंग. कि कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले यू आर ओवर थिंकिंग बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट. आप कोई एक्शन उस पर नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप एनालिसिस पैरालिसिस की स्टेट में जा रहे हैं कि इतना एनालाइज कर लिया किसी चीज़ पे पैरालाइज हो गए, कुछ एक्शन लिया ही नहीं. सो ओवर थिंकिंग ये है कि आप लगातार कुछ रेपिटेटिव थॉट्स, कुछ ओपन लूप्स हैं, जो लूप्स आपने ओपन कर दिए हैं और बस वो विचार अपने आप चले जा रहे हैं. आप उन विचारों को देख रहे हैं लेकिन वो विचार अपने आप चलते जा रहे हैं. तो इस ओवर थिंकिंग से डील करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, यू आर नॉट डूइंग द ओवर थिंकिंग. ये जो माइंड है, माइंड अपने आप ओवर थिंकिंग करता है, आप नहीं कर रहे हैं इसे. जैसे आपका स्टमक एसिड रिलीज करता है, लीवर बाइल रिलीज करता है, वैसे आपके माइंड का काम है थॉट्स रिलीज करना. तो वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही है. तो सबसे पहले तो उन विचारों को देखना चालू कीजिए. आप स्टार्ट वॉचिंग दैम. आप थोड़े से दूर हो जाएं एंड बेसिकली यू आर नॉट योर थॉट. जब भी आपको थॉट आया है, आपने नोटिस किया कि कोई है जो उन विचारों को सुन रहा है.
जब भी आप अपने अंदर बात कर रहे हैं हाँ। तो कोई है ना उस थॉट को सुन रहा है। हाँ। तो अगर आप थॉट हैं तो सुन कौन रहा है फिर? अगर आपके दिमाग में मेंटल इमेजेस बनती हैं कि तो एक कोई देख विजुअल रहा है। बना, तो आप अगर वो विजुअल हैं तो देख कौन रहा है उसे? So you are not the one who is thinking. There is no thinker. You are the one who is always watching the thinking. आप वो हैं जो हमेशा वॉच कर रहा है, विटनेस कर रहा है कि कुछ थॉट्स हैं जो वेव्स की तरह ऊपर आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, ऊपर आ रही हैं, नीचे आ रही हैं. दे विल राइज, दे विल फॉल, दे विल राइज, दे विल फॉल. तो आप क्या करें कि उन विचारों को देखना चालू कर दें. इससे क्या ऑब्जर्व करें, इससे डिस्टेंस क्रिएट होगी, डिसएंटेंगलमेंट होगा. अभी क्या आप थॉट बन के उस थॉट के साथ सब जगह जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो यू विल बी एबल टू वॉच दैम. आप उन थॉट्स को वॉच कर सकेंगे. जैसे आप वॉच करते हैं, थॉट्स का नेचर है कि वो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट होने लगती हैं. द मोमेंट यू स्टार्ट वॉचिंग दैम दे विल डिसअपियर. तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू स्टॉप थॉट्स. यू कैन नॉट डू दैट. आप लीवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो करेगा ही, उसका काम है. माइंड का काम है थॉट प्रोड्यूस करना. आप उसे अगर रोकने का प्रयास करोगे तो वो और ज़्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करेगा. तो उसे रोको मत. डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, स्टार्ट वॉचिंग इट. आप अपने विचारों को सिर्फ वॉच करने लग जाओ. और एक टेक्निक मैं सिखाता हूँ जो कि बहुत फास्ट काम करती है कि अगर बहुत ज़्यादा ही विचार आ रहे हैं, ये जो विटनेस कॉन्शियसनेस में रहने वाला मैंने बताया, इसमें वक्त लगता है. आप धीरे धीरे अपने विचारों को देखना चालू करो, तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप देखोगे कि आप गैप महसूस करोगे दोनों के बीच में, एंड आप उस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आने लग जाओगे, कंप्लीटली बाहर आ जाओगे. मुश्किल से 2 से 3 महीने लगेंगे. यू विल बी आउट ऑफ इट. जब भी थॉट्स रन हो रहे हैं, यू विल बी वॉचिंग इट एंड दे विल स्टॉप. और एक क्विक टेक्निक जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपना आंख बंद करके अपने फॉरहेड को रिलैक्स कर दो. बिल्कुल स्टिल कर दो उसे, बिल्कुल स्टिल कर दो, और स्टार्ट वॉचिंग योर थॉट कि आपके माइंड में क्या हो रहा है. लेकिन मेक श्योर करो कि आपके फॉरहेड में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट जो नहीं होनी हाँ, चाहिए. कुछ भी शिकन नहीं आनी चाहिए. आप देखोगे जब भी कोई थॉट प्रोड्यूस होती है, हमेशा यहाँ पे मूवमेंट जरूर मिलेगा आपको. अगर आपने बिल्कुल स्टिल कर दिया इसे, कंप्लीटली स्टिल, एंड मेक श्योर कि इसकी स्टिलनेस एज इट इज रहे, एंड देन ऑब्जर्व योर माइंड विद द स्टिल फॉरहेड, यू विल सी दैट योर माइंड विल बी ब्लैंक. ओके, सो वन क्वेश्चन, व्हेन यू से कि यू शुड वॉच योर थॉट्स, उसका एग्जैक्ट टर्म्स में मीनिंग क्या है? मतलब प्रैक्टिकली अगर मेरे दिमाग में अभी एक थॉट चल रहा है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, ये पॉडकास्ट कैसे जा रहा है, ये अच्छा जाएगा नहीं अच्छा जाएगा, आप करके देख लो. ठीक है, क्या होगा आपको ये एक्सपीरियंस, मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ. ठीक है, तो आप एक बार जस्ट क्लोज योर आइज. ओके, ठीक है, एंड वॉट एवर हैपन इन योर ब्रेन, जस्ट वॉच इट. डोंट ट्राई टू स्टॉप योर थॉट्स. इफ द थॉट इज कमिंग, लेट इट कम. जस्ट वॉच वॉट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर माइंड. अगला थॉट कौन सा है उसे देखो. ट्राई टू कैच इट देयर ओनली. जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो वहीं से देखो. एक्चुअली मेरे कोई थॉट नहीं आ रहा. कुछ नहीं आ रहा. हाँ, नहीं आएगा, बिकॉज हम क्या एंटेंगल हो जाते हैं, विचार बन के उस विचार के साथ में घूमने लगते हैं. लेकिन जैसे ही आप माइंड को देखने लग जाओगे, तो इसका रीज़न देखिए क्या है कि बेसिकली हमारा जो एग्जिस्टेंस है, एक तो आप बॉडी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हो कि हम एक बॉडी लेवल पे हैं, देन एक पूरी एनर्जी सिस्टम है जो बॉडी को रन कर रहा है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पूरी एनर्जी है ना जो बॉडी को चला रही है. तो एक हमारा एनर्जी है जो सिस्टम को चल रहा है. फिर एक हमारा माइंड है जहाँ पे थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, मेमोरीज हैं, हमारी टेंडेंसीज हैं, ये सब माइंड लेवल पे हैं. देन हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है जो रीजनिंग ले सकती है, लॉजिक लगा सकती है, इन थॉट्स को चूज कर सकती है. देन देर इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस. तो आपका अल्टीमेट नेचर क्या है? व्हाट इज योर अल्टीमेट नेचर? अल्टीमेट नेचर इज प्योर अवेयरनेस, दैट यू आर कंप्लीटली कॉन्शियस. सो आपकी अवेयरनेस के बैकग्राउंड में ही तो सारी चीज़ें हो रही है. अल्टीमेटली योर थॉट्स आर प्रोड्यूसिंग इन द फील्ड ऑफ अवेयरनेस, मेमोरी, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ अवेयरनेस. तो जब आप विटनेस बन जाते हो तो आप अपने बेसिक ग्राउंड में आइडेंटिफाई कर जाते हो. इस वजह से आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो. इट इज़ जस्ट लाइक कि ओशन के सरफेस पे बहुत टर्बुलेंस है, लेकिन जैसे आप ओशन में नीचे जाओ तो वहाँ थोड़ी मूवमेंट है, वहाँ तो साइलेंस है कंप्लीटली, वहाँ पे काम है एकदम, बिल्कुल काम है. तो सेम इज़ द नेचर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, दैट आप जब थॉट में ग्राउंडेड हो तो आप माइंड में ग्राउंडेड हो, लेकिन जब आप ऑब्जर्वर बन गए तो आप कॉन्शियसनेस में ग्राउंड कर गए. राइट. सो आपका स्टांस चेंज हो गया ना. कि इट्स लाइक कि एक तो आप ट्रैफिक में फंसे हो
और एक आप अपनी घर की छत से ट्रैफिक को देखो, दोनों में बहुत बहुत फर्क अंतर है। है। राइट। वैसे ऐसी कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटीज होती हैं जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग के ससेप्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू अदर्स? बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो एक्टिवली कहते हैं कि यार मुझे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड दे डील विद इट, एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं है, यू नो, दे आर ब्लेस्ड विद नॉट बीइंग अ मोहताज टू देयर थॉट्स। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आपका जो ब्रेन का डिज़ाइन ऑफ कोर्स आपकी बायोलॉजी पे तो निर्भर कर ही रहा है। तो कुछ एस्पेक्ट आपकी बायोलॉजी से आता है, आपकी जीन से आता है, मगर साथ में एनवायरनमेंट पे भी आता है, आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स पे आता है, आपके पेरेंट्स से आपने क्या सीखा उससे आता है। तो वो सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती है। मगर हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नेचुरली ही उन्हें किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल दे आर एबल टू मैनेज देयर थॉट्स इन अ राइट वे। राइट। बट ज़्यादातर एक एज के बाद में ये आने लगेगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो मे बी जैसे जैसे व्यक्ति 40s में एंटर होगा, जब बायोलॉजी चेंज होगी, केमिस्ट्री चेंज होगी, क्योंकि आपका माइंड कितना एक्टिव है ये आपकी डाइट पे, आपकी एक्सरसाइज पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, आपकी इंटरनल केमिस्ट्री पे, इन सब चीज़ों पे भी निर्भर करता है। तो वो सारी चीज़ें समय के साथ बदलती है ना, टाइम के साथ में। तो आज अगर ओवर थिंकिंग नहीं है, वो कल आ भी सकती है। अगर इनर केमिस्ट्री चेंज हुई तो आ सकती है। राइट। अब जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले ये भी डिस्कस किया था कि आप अपने आप से किस तरीके से बात करते हो, द वे यू कम्युनिकेट टू योर सेल्फ प्लेज अ ग्रेट रोल इन हाउ यू फील। एंड बहुत सारे लोग आजकल सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, बट नॉट इनफ पीपल टॉक अबाउट सेल्फ टॉक। जी, राइट। सो शायद उसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी बात करके देखेंगे, बिकॉज क्या होता है जब यंग होते हैं ना, तो आसपास वाले लोग भी बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डीमोटिवेटेड फील करना बहुत इजी होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी इन अ वे कि बच्चा पढ़ाई कर ले, वो क्या एग्जांपल्स देते हैं कि पढ़ ले, या फिर वहाँ पे पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम तो इस लायक नहीं हो। टीचर्स कभी कभी सॉर्ट ऑफ डीमोटिवेट कर देती हैं, क्लास में सबके बीच में खड़ा करवा के थोड़ा सा जलील टाइप करके, या फिर दोस्त आपस में मजाक कर करके छोटा नीचा फील करवाते हैं लोगों को। सो एक साइकोलॉजिकली ना माइंड अट्रैक्ट हो जाता है सिर्फ अपने आप की बुरी चीज़ें हाईलाइट करने में। एंड बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं, बट आई फील कि एक लाइन ब्लर हो जाती है जहाँ पे वो नेगेटिव मोटिवेशन तो बिल्कुल ही नहीं देती, वो बस आपकी एनर्जी ऐसे ड्रेन करती रहती है। रेजिस्टेंस बन जाता है। हाँ। सो सेल्फ टॉक तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल मानते हैं, आप खुद को कितना वर्दी मानते हैं। ये बहुत निर्भर करता है कि आप खुद से बात कैसे कर रहे हैं। कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम अपने लगभग 3-4 साल से खुद से बात करना चालू कर देते हैं और आखिरी पल तक खुद से बात करते रहेंगे। हम अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा बात अपने माता पिता, पेरेंट्स या बच्चों से, पति पत्नी से, दोस्तों से नहीं करते। सबसे ज़्यादा बात आप खुद से करते हो। सबसे ज़्यादा आपने लाइफ में अगर किसी से बात करी है तो वो खुद से करी है। हाँ। लेकिन फिर भी हमें ये सिखाया नहीं जाता कि खुद से बात कैसे करें। ज़्यादातर लोग खुद से गलत तरीके से बात कर रहे हैं। जो आपने कहा ना कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं खुद के बारे में, क्योंकि हम बायस्ड हैं। मतलब आपका ब्रेन जो है वो बायस्ड है नेगेटिविटी के लिए। तो नेगेटिविटी बायस क्या होता है कि आपके ब्रेन को नेचुरली ही जो चीज़ें नेगेटिव हैं उसको वो ज़्यादा हाईलाइट करके देखता है। कि सपोज़ आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंस्टाग्राम पे सपोज़ आपने एक पोस्ट डाला, 50 पॉजिटिव कमेंट है, एक नेगेटिव कमेंट है, और दिमाग में वही नेगेटिव वो 50 गायब हो जाएंगे। वो एक नेगेटिव से मिसिंग टाइल सिंड्रोम भी कहते हैं कि जो मिसिंग है। कभी बचपन में अगर दांत टूटे हों तो हमने देखा है कि वो सारे दांत लगे हुए फिर भी जीभ खाली जगह बार बार जाती है। इट इज़ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस कि वो क्या मिसिंग है ना, उसकी तरफ उसका फोकस जाता है। बिकॉज एंशिएंट टाइम में इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। नेगेटिव सोचना हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट था, राइट। तो इसलिए हमारा ब्रेन नेगेटिविटी के लिए बायस्ड रहता है, वो नेगेटिवली चीज़ें देखता है। तो वो नेचुरली अगर सेल्फ टॉक जाएगी तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हमें कॉन्शियसली उसे प्रोग्राम करना पड़ेगा। लगातार जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस हम अपने आप से कह रहे हैं तो सबसे पहले तो अवेयर होना पड़ेगा कि मैं अपने आप से नेगेटिवली बात कर रहा हूँ। एंड देन आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई चेंज दिस कॉन्वर्सेशन। मैं ये कॉन्वर्सेशन खुद से चेंज कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि कई लोग हैं जो कहते हैं कि आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व दिस,
दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, Yeah. आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट दिस, आई एम टू यंग टू स्टार्ट दिस। कई लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत उम्र गई, कोई कह रहा है कि मैं अभी बहुत यंग हूँ, अभी मैं शुरू नहीं कर सकता हूँ। किसी का कॉन्वर्सेशन है सपोज आई एम अनलव्ड, आई डोंट डिजर्व लव, किसी का है कि आई एम अगली। तो आप देखो कि हमारा इंटरनल डायलॉग कितना स्ट्रांगली हमारे बिहेवियर्स को और हमारे लाइफ आउटकम्स को अलग अलग एरिया को इम्पैक्ट करेगा। तो सपोज मैं अपने अंदर ये मानता हूँ कि आई एम अनलव्ड, कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। अब ये बिलीफ मेरे में हो सकता है मेरी चाइल्डहुड की कंडीशनिंग से आ गया, मेरे एक्सपीरियंसेस से आ गया, जैसे भी आया, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन मेरे अंदर चलता है सपोज आई एम अनलव्ड। तो अब होगा क्या कि कोई बाहर की दुनिया में मुझसे प्यार करने आएगा ना, तो मैं तो भी गार्डेड रहूँगा, क्योंकि मेरा बिलीफ तो क्या है, आई एम अनलव्ड, मैं तो प्यार करने लायक नहीं हूँ। तो यानी कि अब कोई व्यक्ति मेरे साथ प्यार इनिशिएट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़रूर मुझे यूज़ करना चाहता है, इसको ज़रूर मेरे से कोई मतलब है। तो वो डाउटफुल रहेगा, वो ट्रस्ट नहीं बनाएगा, कनेक्शन हमेशा बाउंड्री में रहेगा वो। तो अब इसका ये एक इंटरनल डायलॉग किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, दैट हाउ ही इज़ गोइंग टू फॉर्म रिलेशनशिप, इसके रिश्ते कैसे कंडक्ट करेंगे, ये इनर डायलॉग कंट्रोल कर रहा है इसे। कई बार क्या होगा, ये नीडी और कंट्रोलिंग बना सकता है आपको, कि सपोज आप मानते हो कि आई एम अनलव्ड, लेकिन एक व्यक्ति से मुझे प्यार मिल रहा है, तो मैं अपना सारा प्यार इसी से खींचूंगा। तो अब मैं कंप्लीटली अपनी पूरी हैप्पीनेस के लिए इस व्यक्ति पे डिपेंडेंट रहूंगा, तो जो कि सामने वाले के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है ना। इट कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर द, टॉक्सिक हो सकता है, ओवर पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ सकती है, और आप उसे बिल्कुल ही फ्रीडम ना दो, हमेशा एंग्शियस रहो उसके बारे में, तो इट कैन बी एग्जॉस्टिंग फॉर द अदर पर्सन, एंड देन व्हाट विल हैपन, द रिलेशनशिप विल ब्रेक, एंड वो रीइंफोर्स करेगा इसको कि मैंने कहा था ना कि आई एम अनलव्ड, देखो मुझे छोड़ के चला गया। तो एक विशियस साइकिल है, एक ट्रैप है जिसमें एक व्यक्ति फंस जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हमें रीशेप करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप कह रहे हो कि आई एम नॉट इनफ, तो अपने आप से इसको रीफ्रेम करो। NLP में रीफ्रेमिंग टेक्निक्स होती हैं। रीफ्रेम का मतलब है कि इसको एक नए एंगल से देखना, नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो जब आप कह रहे हो कि आई एम नॉट इनफ, तो इसका मतलब ये है कि यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, यानी कि यू वॉन्ट टू लर्न मोर, यू वॉन्ट टू ग्रो मोर। तो आई एम नॉट इनफ इनएडिक्वेसी नहीं है। अपने आप को इसको कमी की तरह मत देखो, इसको एक ड्राइव की तरह देखो कि आपके अंदर एक ड्राइव है, एक मोटिवेशन है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू ग्रो एंड बिकम बेटर। सो यूज दिस एज अ फ्यूल इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज एन इनएडिक्वेसी। एक इनएडिक्वेसी की तरह उसको मत देखो। राइट। तो इनर कॉन्वर्सेशन बदलना पड़ेगा अपना। और सबसे सिंपल वे क्या है इस इनर कॉन्वर्सेशन को बदलने के लिए? फॉर एग्जांपल, अगर आज ये पॉडकास्ट अभी कोई देख रहा है और उनको इंस्टेंटली दे वांट टू रीइंफोर्स दिस व्हाट यू जस्ट सेड, कि अपना इनर डायलॉग बदलो, तो व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप दैट द पर्सन शुड टेक? पहला स्टेप वो अपने आप से एक सवाल कर सकता है, दैट इज इट ओपिनियन और फैक्ट? आई एम नॉट इनफ, ये मेरा ओपिनियन है या फिर ये फैक्ट है? इसका एविडेंस क्या है, इसके काउंटर एविडेंस क्या है? तो सिंपली ये सवाल पूछो, ये मेरा ओपिनियन है या फिर फैक्ट है? हमारी प्रॉब्लम फैक्ट्स के साथ तो है ही नहीं। 2+2 4 होता है, तो आपको इसका स्ट्रेस है क्या? नहीं, इसका कोई स्ट्रेस नहीं है ना आपको कोई टेंशन नहीं है ना इस चीज़ की कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जा रही है, हमें ट्रबल नहीं है इस चीज़ का। हमें फैक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है ओपिनियन से। तो ये जो सेल्फ टॉक है क्या है कि हमने अपने बारे में ओपिनियन बना लिए, तो आस्क योर सेल्फ, चैलेंज दैट ओपिनियन। उस ओपिनियन को हम अपने मेंटल मॉडल में उसे ट्रूथ मान के चल रहे हैं, तो उस ट्रूथ को अगर आपको उसकी पावर को हटाना है तो आपको उसे चैलेंज करना पड़ेगा। तो आस्क योर सेल्फ कि इज इट ओपिनियन और फैक्ट। सेकेंड, यू कैन आस्क फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। ये लोगों के फीडबैक से आ रहा है या फिर मेरे एक्सपीरियंस से आ रहा है, आ कहाँ से रहा है ये, और इसकी जगह मैं क्या नया मीनिंग क्रिएट कर सकता हूँ, इसका और क्या नया मीनिंग हो सकता है। ये 3 सवाल अगर आप पूछोगे तो ये सेल्फ टॉक आपकी शिफ्ट होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। पता है, जैसे बहुत सारे यंग लोग ऐसे उनके रोल मॉडल्स होते हैं। सो विराट कोहली इज ऑल्सो वन सच पर्सन हु इज बिकम अ रोल मॉडल टू सो मेनी यंग बॉयज एंड यंग मैन आउट देयर, राइट? उनकी एक वीडियो अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक लास्ट ईयर की वीडियो है वो 2024 की, वो वायरल हुई थी, जहाँ पे आई थिंक वो एक मैच खेल रहे थे। मैच के बीच में ही जस्ट सिट्स डाउन ऑन द पिच एंड द कैमराज कैन बी सीन कैप्चरिंग हिम कि वो अपना हेड डाउन करके अपने बैट पे वो कुछ सोच रहे हैं या फिर वो अपने आप से कोई तो इंटरनल डायलॉग कर रहे हैं। और उन्होंने इंटरव्यूज़ में वाली चीज़ें काफ़ी बार मेंशन करी हैं दैट ही अलाउज हिज पास्ट सक्सेसेस टू बैक हिमसेल्फ अप।
राइट तो उस वे में उनकी लाइफ में दैट मेक सेंस कि हाँ विराट कोहली की लाइफ में इतने सारे राउंड्स ऑफ सक्सेस हैं कि वो जब भी फील्ड पे जाते हैं तो वो उससे कॉन्फिडेंस ड्रॉ करते हैं कि यार मैंने इससे टफ सिचुएशंस देखी हैं, मैं कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा. बट जो लोग यंग हैं जिन्होंने शायद उतनी राउंड्स ऑफ सक्सेस नहीं देखे, वो फिर भी वो विराट कोहली वाला माइंडसेट कैसे अचीव कर सकते हैं? सी कॉन्फिडेंस ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके पास सक्सेस से आएगा. कि विराट कोहली को भी पीछे ले जाओ आप, कि ये विराट कोहली तो गर्दन झुका के पीछे की सक्सेस देख रहा है, लेकिन वो विराट कोहली कैसे कॉन्फिडेंस लाता होगा जो शुरू कर रहा था. उसके पास भी तो पास सक्सेस नहीं थी. तो यानी कि कॉन्फिडेंस आपके पास सक्सेस पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, बिकॉज देर आर मैनी पीपल जो अपने सक्सेस पीछे देखी उन्होंने, लेकिन फिर बाद में वापस कभी सक्सेस नहीं देखी उन्होंने. हाँ, वन हिट वंडर्स कहते हैं उन्हें. Yes, ठीक है. आप बॉलीवुड में ऐसे हैं, क्रिकेट में ऐसे हैं जिनके 10 20 50 मैच बहुत अच्छे रहे, फिर वापस कभी वो लोग नहीं कर पाए. ठीक है, तो यानी कि कॉन्फिडेंस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पास्ट सक्सेस. कॉन्फिडेंस आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो. कॉन्फिडेंस आता है आपकी प्रिपरेशन से, हाउ प्रिपेयर्ड यू आर. फ्रॉम देयर यू आर गेनिंग योर कॉन्फिडेंस. तो एक सोर्स तो है आपकी प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, कि आपने कैसा प्रिपेयर किया और कैसा प्रैक्टिस किया है, उससे आपका कॉन्फिडेंस का सोर्स है. दूसरा, आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हो. आर्टिफिशियली आप क्रिएट कैसे करते हो, जिसे कहते हैं काउंटर फैक्चुअल सिमुलेशन. काउंटर फैक्चुअल सिमुलेशन क्या है कि मेंटल रिहर्सिंग. Okay. कि जो हुआ नहीं है उसे मेंटली बार बार विजुलाइज करना कि मैं ग्राउंड में ऐसे जा रहा हूँ और इस तरीके से खेल रहा हूँ. तो आप देखें विराट कोहली ये बहुत यूज़ करता है. उसने कई इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि मैं पहले सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे जाकर के अपोजिंग टीम को डोमिनेट कर रहा हूँ, ये शॉट्स खेल रहा हूँ. मेंटल रिहर्सिंग और विजुअलाइजेशन इसे कहते हैं. तो ये रिसर्च बेस्ड भी है कि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने ब्रेन को प्राइम कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को फोकस्ड कर रहे हैं उस सिनारियो में जाके परफॉर्म करने के लिए. तो आपकी जो परफॉर्म करने की एबिलिटी है वो बेटर होती है जब आप किसी भी चीज़ को पहले मेंटली रिहर्स कर लेते हैं. तो देयर वाज रिसर्च जहाँ पे 2 बास्केटबॉल ग्रुप्स बनाए गए, दोनों का स्किल लेवल सिमिलर लेवल के स्किल्स थे. एक को रोज़ मेंटली रिहर्स करवाया जाता था मैथ से पहले और एक में कोई रिहर्सिंग नहीं. दोनों को साथ में ले जाया गया. तो हर बार जो रिहर्स करके जा रहे थे दे वर परफॉर्मिंग फार बेटर देन दोज पीपल हु आर नॉट मेंटली रिहर्सिंग. सो दैट इज़ वन मोर वे ऑफ क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस. तो वन आपकी प्रिपरेशन से आएगा कि हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, कितना प्रैक्टिस किया है, एंड सेकंड कितना मेंटली रिहर्स किया आपने. तीसरा एक और सोर्स होता है. तीसरा सोर्स होता है कि टेकिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर फेलियर्स. ओके, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो नई चीज़ें ही नहीं ट्राई कर पाते लाइफ में बिकॉज फियर ऑफ फेलियर. Yes. कि एक बार लाइफ में शायद उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा एंड फेलियर तो वैसे भी इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बट वो चीज़ उनके दिल में इतनी दहशत क्रिएट कर देती है कि वो आगे कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते अपनी लाइफ में कभी भी वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए. तो एक कॉन्फिडेंस कोई भी हाई परफॉर्मर का पता है कहाँ से आता है कि सपोज मैं गिरा और मैं गिर के उठा कितनी बार हूँ. तो कई बार सक्सेस से ज़्यादा आपका कमबैक, सेटबैक से आपने कैसे कमबैक किया, वो आप में कॉन्फिडेंस देता है यार कि मैं तो बहुत बार गिरा हूँ, मैंने हर बार उठा लिया ना वापस. बिजनेस में बहुत बार गिरा हूँ ना, वापस उठ गया था ना मैं. तो कई बार हाउ मेनी टाइम्स यू हैव कम बैक, वो भी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जितनी भी सेटबैक्स आपने एक्सपीरियंस करी बट अल्टीमेटली आप वापस आ गए, फिर उठ खड़े हुए. वो भी आपके कॉन्फिडेंस का सोर्स बन जाता है जब आप बहुत लंबा और कंसिस्टेंट खेले हो. तो इवन दैट कैन बिकम योर source of confidence. Right, that is very interesting and in fact it reminds me of something that Michael Jordan said. I think Michael Jordan जब खेलते थे वो अपने प्राइम में he was known to create invisible enemies in his head and वो चीज़ उनको फ्यूल करती थी कि वो वाली फीलिंग के मैं करके दिखाऊंगा, इसने मेरे से ऐसे बात करी या फिर इसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया या फिर इसने मेरे को ऐसे एटीट्यूड दिखाया, आई विल शो हिम what I can do there when I'm playing. And वो एक्चुअली में उनको एनिमीज नहीं मानते थे अपनी लाइफ में वो, बट उस मोमेंट के लिए उनको वो एड्रेनलिन रश देता था दैट ही कुड गो एंड पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड. सो डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू चैनलिंग योर माइंड? यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट कि अलग अलग तरीके हैं रिहर्सिंग करने के. सो व्यक्ति वो प्राइमिंग, लेकिन हर एथलीट को आप देखें ये प्राइमिंग करते ही हैं, मतलब कि मेंटल रिहर्सिंग हमेशा करते हैं वो लोग, सभी करते हैं.
राइट एंड इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज मेरे को नोटिस हो रही है मैनिफेस्टेशन में और इसमें क्या होती हैं असली में सिमिलैरिटीज? हाँ मतलब मैनिफेस्टेशन लोग एज ए मैजिक देखते हैं, बट मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक जैसी चीज़ नहीं है। मैनिफेस्टेशन बेसिकली क्या है कि कोई चीज़ आपके मेंटल रियाम में, कोई थॉट है आपके, कोई आइडिया है, थॉट आइडिया डिज़ायर, उसको अपने मेंटल वर्ल्ड से निकाल के फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट करना। तो टेक्निकली तो सब मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं ना। मतलब हर चीज़ एक टाइम पे आइडिया ही तो थी। हाँ एवरीथिंग वाज आइडिया। फिर वो आइडिया, तो मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चाहिए? एक तो आपका माइंड चाहिए जहाँ पे डिज़ायर पैदा होगी, जहाँ पे एक आइडिया पैदा होगा। कि सपोज मेरा मैनिफेस्टेशन में एक डिज़ायर पैदा हुई कि मुझे वेट लॉस करना है, तो ये डिज़ायर आई, तो अब मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि ये डिज़ायर, ये जो माइंड ने पैदा की, इसकी तरफ मुझे अपनी एनर्जी लगानी है, इस आइडिया को मुझे एनर्जी देनी है। एनर्जी किससे आती है? एनर्जी इमोशन से आएगी। एनर्जी जब आप लगाओगे तो इमोशन पे एनर्जी लगाओगे, अपने एक्शंस पे एनर्जी लगाओगे, एफर्ट्स पे एनर्जी लगाओगे। तो जब आपकी पूरी एनर्जी उस डिज़ायर के अराउंड लग रही है, यानी कि आपके इमोशंस, आपका एक्शन, आपका डिसिप्लिन, सब कुछ उस डिज़ायर के अराउंड लग रहा है, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? राइट लोग आएंगे आपके जीवन में, राइट रिजल्ट्स पैदा होंगे, तो हो गया ना मैनिफेस्ट। हाँ ये कोई मैजिक थोड़ी है, कुछ मैजिक नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल दे प्रमोट इट लाइक अ मैजिक, हाँ। कि ये एक जादुई चीज़ है। तो ये, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, मगर इट इज़ प्योरली साइंटिफिक स्टेप्स हैं कि फर्स्ट देयर इज़ डिज़ायर, फिर आपने उस डिज़ायर के अराउंड अपनी पूरी एनर्जी को फोकस किया, यानी कि अपने एक्शंस को और इमोशंस को, इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, अपने इमोशंस और एक्शंस को पूरा फोकस किया उसी डिज़ायर के अराउंड, अपने एफर्ट्स को फोकस किया। तो दैट्स इट। एंड विथ बिलीफ, विद कन्विक्शन। हाँ विथ कन्विक्शन। वाई? बिकॉज अगर कन्विक्शन नहीं है तो एनर्जी नहीं जाएगी ना इमोशंस में, एक्शंस में एनर्जी नहीं जाएगी ना, यू विल ब्लॉक द एनर्जी। तो एनर्जी का सप्लाई जाना चाहिए ना, इमोशंस को एनर्जी मिलनी चाहिए, एक्शंस को एनर्जी मिलनी चाहिए। तो वो जोश कहाँ से आएगा आपके अंदर? अगर डाउट है तो डाउट क्या करता है? रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो फोकस होना चाहिए और बिलीफ होना चाहिए। तो फोकस, बिलीफ और एक्शन, ये तीनों जब अलाइनमेंट में होंगे तो ऑब्वियसली आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट करोगे। राइट मैंने पता है बहुत बारी ऐसा नोटिस किया है कि बहुत सारे यंग लोग या उनके साथ दो चीज़ें होती हैं। वो अगर एम्प्लॉयड हैं तो उनके मन में एक इच्छा होती है कि यार मेरे को खुद का काम शुरू करना है, मे बी आई वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। बट वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते क्योंकि उनको डर लगता है, एंड वो फियर उनको काफ़ी टाइम तो ज़िंदगी भर वो लीप ही नहीं लेने देता कि मैं ट्राई भी करूँ एटलीस्ट बाहर जाके, राइट। और जो लोग ट्राई कर लेते हैं उनके साथ कभी कभी क्या होता है कि जब शुरू में तो दे स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ स्टीम, बहुत एनर्जी होती है, बहुत बिलीफ होता है, बट कुछ टाइम बाद ना वो एकदम ठंडा सा हो जाता है। सो इस चीज़ को भी क्या NLP टैकल कर सकती है? यस बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं इन माई वेबिनार्स, आई सी लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग विद दिस थिंग कि ज़्यादातर मैं अगर रीफ्रेम करूँ तो वो ये कहते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग जॉब या वर्क में खुश नहीं हैं, वी आर लुकिंग टू ट्रांजिशन, मगर घर की EMI है, बच्चों की फीस है, कार की EMI है, तो मतलब उस पिंजरे में फंस गए हैं अभी, उसमें से अब निकल नहीं सकते हैं। तो वो एक ट्रैप में हैं हम, मगर दिल वहाँ पे लग नहीं रहा, यानी कि कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है। वांट टू कम आउट ऑफ इट, इसमें से बाहर आना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये चाहत क्यों है, वाई दिस। आप अपनी जॉब में खुश हो, आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, और सोसाइटी ने तो यही तो कहा था। सोसाइटी ने क्या कहा था कि आप पहले 10th में अच्छे नंबर लाओ, आप फिर कहा 12th में अच्छे नंबर लाओ, फिर कहा कि अब कॉलेज में अच्छा करो, फिर कहा कि अब अच्छी नौकरी ले लो, फिर कहा कि अब शादी कर लो, 1 साल हुआ अब बच्चे पैदा कर लो, अब घर बना लो, और अब गाड़ी ले लो। ये सोसाइटी का आखिरी गोल है। इसके बाद अब सोसाइटी से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ। अब हुआ क्या, आपने ये सब कर दिया। अब हुआ क्या कि आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो अभी तक इग्नोर हो रही थी। हमारी लाइफ का ट्रू फुलफिलमेंट तब आता है जब हमारी कोर वैल्यू से अलाइंड होकर हम जीते हैं। कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं? जैसे फ्रीडम इज़ अ कोर वैल्यू, क्रिएटिविटी इज़ अ कोर वैल्यू, कंट्रीब्यूशन इज़ अ कोर वैल्यू, लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ, एक मीनिंग होना लाइफ में, कोर वैल्यू, हेल्थ कोर वैल्यू, लव कोर वैल्यू। तो ये कुछ हमारी कोर वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम जो काम कर रहे हैं उनसे ये कोर वैल्यू फुलफिल नहीं हो रही हैं,
तो आपको अंदर से एम्प्टी महसूस होगा। व्हेन द कोर वैल्यूज आर डिप्लीटेड, व्हेन यू आर इन टोटल मिसअलाइनमेंट, आपकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं और आपकी कोर वैल्यूज़ हैं वो दोनों मैच ही नहीं कर रही हैं। हाँ। तो ये जो डिसोनेंस है दोनों के बीच में, दिस विल यू विल एक्सपीरियंस एज एम्प्टीनेस, डायरेक्शनलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, कि मैं खुश नहीं हूँ, पैसा मिल रहा है मुझे पर मैं खुश नहीं हूँ, मैं एम्प्टी हूँ, मुझे मीनिंग नहीं मिल रहा है। और कई बार यही चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर सकती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप में एंग्जाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सब चीज़ें लेकर के आ सकती है। सो बेसिकली ये व्यक्ति अपनी कोर वैल्यू से डिप्लीट हो गया है। तो अब उसकी नौकरी में उसे सिक्योरिटी तो मिल रही है कि ही इज़ गेटिंग द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक वैल्यू है, कंफर्ट भी एक वैल्यू है, तो उसकी एक वैल्यू तो पूरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम जो है वो दब गई है। तो अभी तक तो वो सोशल हिप्नोसिस में था। सोशल हिप्नोसिस, जब समाज आपको गोल दे देता है, आप उन गोल में फंस करके उन गोल्स को पूरा करने में लगते हो, तो आप हिप्नोटाइज्ड हो। लेकिन जब वो आपने वो गोल पूरा कर दिया तो अब आपको खुल के देखने का मौका मिला, तो नाउ यू रियलाइज कि यार मैं तो खुश नहीं हूँ। हाँ। जो मैंने सोचा था सब तो कर दिया मैंने, फिर मैं एम्प्टी क्यों हूँ? क्योंकि अब आपकी वो जो कोर वैल्यूज़ हैं वहाँ से पुश कर रही हैं आपको कि भाई हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा तुमने, फ्रीडम कहाँ गई, क्रिएटिविटी कहाँ गई, इम्पैक्ट कहाँ गया। ऐसा लग रहा है कि मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, मैकेनिकल है, ऑटोमेटिक है, मैं कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे तो कंट्रीब्यूट करना था, मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब वो वैल्यूज़ अंदर से कन्वर्सेशन चालू करती हैं। तो अब वो जो कन्फ्यूजन है ना आपके लिए, वो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली जॉब या बिजनेस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्ट किसका है? वो कॉन्फ्लिक्ट है सिक्योरिटी और फ्रीडम। ये दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में टकरा रही हैं अब। तो फ्रीडम तो कहती है कि जा कुछ ऐसा कर जिसमें कुछ क्रिएटिव हो, जिसमें खुल के कुछ कर, खुशी मिले तुझे। और सिक्योरिटी कह रही है ईएमआई भी तो भरनी। अभी दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ। दोनों आपस में लड़ते हैं। तो जब महीने की पहली तारीख आती है तो ये जीत जाती है, फिर दोस्तों के साथ आप बैठे हो पार्टी कर रहे हो तो फ्रीडम वाली ऊपर आ जाती है। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। सो इसका सोल्यूशन यही रहता है कि आप फर्स्ट अंडरस्टैंड योर कोर वैल्यूज़। ऊपर ऊपर से मत देखो, बस सरफेस लेवल पर मत देखो, बिजनेस, करियर, खुशी। फाइंड आउट कि कौन सी कोर वैल्यू है जो आपकी पूरी होगी यहाँ से, और अपनी लाइफ फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इस तरीके से डिज़ाइन करो कि वो कोर वैल्यू से अलाइनमेंट में रहे। फॉर एग्जांपल आपको करियर ट्रांजिशन करना है तो पहले कुछ साइड हसल की तरह करो, सो दैट आप सिक्योर भी हो और साथ में आप स्मॉल लेवल पे अपनी फ्रीडम को भी फुलफिल कर रहे हो। एंड देन वंस यू आर कैपेबल इनफ कि आप फ्रीडम और सिक्योरिटी दोनों साथ में जहाँ से ले सकते हो, देन गो फॉर इट। देन यू विल फील मीनिंग इन योर लाइफ। और हर व्यक्ति का मीनिंग अलग चीज़ से आ सकता है। कई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, दे लव देयर जॉब, उन्हें जॉब में ही रहना है, जॉब ही उन्हें पसंद है, एंड दे लव इट, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वो नहीं करना है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी वैल्यू नहीं है, शायद उनकी वैल्यू फ्रीडम है। राइट। एंड वो लोग जो कर लेते हैं, ये स्टेप ले लेते हैं, बट बहुत जल्दी उनका वो नीचे आ जाता है, ठंडे से हो जाते हैं, उनका मोटिवेशन चला जाता है। वो जो मोटिवेशन जाता है उसका रीज़न देखिए क्या है कि आप किसी भी गोल पे कमिट करो ना, उससे पहले ये सोच लो कि मेरा कारण क्या है इस गोल को सेट करने का। ये गोल आ कहाँ से रहा है? ज़्यादातर आपके गोल्स कहाँ से आ रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, राइट। कि आपने कभी तो गोल आपके पेरेंट्स ने आपको दे दिए, कभी आपने इंस्टाग्राम पे लोगों को सपोज वीडियो बनाते देखा तो आपने कहा मैं भी वीडियो बना लूँगा, मैं भी रील बना लूँगा। तो कुछ आपने समाज से पिक कर लिए। अब ये गोल आपने रिएक्शन में लिए हैं, मतलब आपने कुछ बाहर देखा था और वहाँ से ट्रिगर होकर आपने ये गोल लिए हैं। ये गोल ज़रूरी नहीं कि आपकी वैल्यू से अलाइंड है। आपका कंसिस्टेंट मोटिवेशन आता है जब आप अपनी वैल्यू से अलाइंड हुआ हुआ गोल लेते हो, और वो गोल आपकी इंटरनल कॉलिंग से आएगा, वो किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से नहीं आएगा, वो आपकी इंटरनल कॉलिंग से आएगा। तो कोई भी गोल आप सेट करते हो, भले वो छोटा गोल हो चाहे बड़ा। छोटा गोल मतलब कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। इतने सारे लोग सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग नहीं उठ पाते, कई मुझे जिम जाना है। तो इन्होंने पहली चीज़ ये रेजोल्यूशन लिया क्यों था? क्या रीज़न था इनका रेजोल्यूशन लेने का? भेड़ चाल। ये बहुत ऊपर ऊपर से लिया उन्होंने। उसका वाई क्लियर करो। द फर्स्ट स्टेप इफ़ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट, नंबर 1 स्टेप इज डिस्कवर योर वाई, डीपर इमोशनल रीज़न दैट वाई यू वांट टू स्टार्ट दिस थिंग, how it is going to impact your life, how it is going to impact the life of people around you, how it is going to impact your life in long term, how it is going to align with the vision of your life. उतना बड़ा बनाना उसको ज़रूरी है। सुबह क्यों उठना है? क्योंकि मम्मी कहती है सुबह उठने से परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी।
भारत के आधे पेरेंट्स को यही लगता है ना कि आपके जीवन में कोई भी कुछ भी, परेशानी हो बेटा सुबह जल्दी उठा सुबह करो। जल्दी उठ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से आपका आ रहा है कि वो बिलीफ आपने लिया हुआ है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आप अपना रीज़न ढूंढो ना कि आपको क्यों उठना है, उसकी डेप्थ तक जाओ कि कहाँ से आया है ये, उसको पकड़ो। जब तक बाहर से आ रहा है ना तो बहुत कम ही चांसेस हैं कि आप उसको लंबा करोगे, लेकिन जिस दिन अंदर से आ जाएगा, वो कहते हैं ना कि एग को आप बाहर से तोड़ो तो चिकन बनता है, अंदर से टूटता है तो लाइफ बाहर आती है, ठीक है। बहुत अंतर है, जब चीज़ अंदर से आती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग तरीके से होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिस्कवर योर वाई डिस्कवर करो। सेकेंड, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट तैयार करो। आपके पास में स्टेप्स होने चाहिए। आपका माइंड प्रोकेस्टिनेट करता है जब उसे स्टेप्स पता नहीं होते, क्योंकि अगर आपको स्टेप्स पता नहीं है तो आपका माइंड अनसर्टेनिटी में है। अनसर्टेनिटी में आपका ब्रेन फंक्शन करना पसंद नहीं करता, उसको अनिश्चितता में एक्शन डिसीजन नहीं लेने हैं। तो मेरे को कई लोग कहते हैं मेरे को यूट्यूब चैनल चालू करना है, मुझे किताब लिखनी है, मुझे ये करना है, सालों से सोच ही रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि स्टेप्स नहीं है उनके पास में। तो फर्स्ट तो वाई क्लियर करो, सेकंड ब्लूप्रिंट बनाओ कि स्टेप 1 से स्टेप 5 क्या है, वो स्टेप्स अपने क्लियर करो। तीसरा, चेक कर लो कि मेरी वैल्यू से अलाइनमेंट में है कि नहीं है, मेरी कोर वैल्यू पूरी होंगी क्या ये करने से। कोर वैल्यू से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं है तो उसे लिंक करो कि सपोज मेरी वैल्यू कंट्रीब्यूशन की है, माय वैल्यू इज़ टू कंट्रीब्यूट, और मेरा गोल है कि मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, तो अपने गोल को कंट्रीब्यूशन से ज़रूर जोड़ो कि मैं इस इनकम का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूशन में ज़रूर लगाऊंगा। इफ़ इट इज़ नॉट लिंक्ड विथ योर वैल्यू यू विल नॉट बी मोटिवेटेड, यू विल नॉट बी कंसिस्टेंट। तो लिंक इट विथ योर वैल्यू। चौथी चीज़, हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कि ये हॉथॉर्न इफेक्ट होता है, व्हेन समबडी इज वाचिंग यू यू टेंड टू परफॉर्म बेटर। बिल्कुल। तो आज क्रिकेटर्स को कोचेस क्यों दिए जाते हैं? वाई क्रिकेटर्स हैव कोचेस? ताकि उनके ऊपर कोई नजर रखे, ताकि वो हर दिन करे। नजर चाहिए, फीडबैक चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, राइट। तो विराट कोहली का कोच कोई उससे बढ़िया क्रिकेट थोड़ी खेलता है, सचिन का कोच कोई उनसे ज़्यादा बढ़िया क्रिकेट थोड़ी खेल सकता था, राइट। तो कई लोगों के ऐसे कोच हैं जो कभी इंटरनेशनल खेले ही नहीं है, बट स्टिल दे रिस्पेक्ट देम। फिर भी उनके पैर छूते हैं। क्यों पैर छूते हैं? बिकॉज उन्होंने वो नेसेसरी डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी में मदद करी उनकी। क्योंकि आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, सेल्फ डिसिप्लिन रख पाना मुश्किल हो जाता है, आप कई बार वीक पड़ सकते हो, बट व्हेन समबडी इज ऑलवेज कीपिंग अ वॉच ऑन यू, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा mileage, it gives you extra protection, extra discipline. So you should necessarily have accountability partner. वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पेरेंट हो सकता है, ज़्यादातर वो व्यक्ति होना चाहिए कि जिसकी नज़र में आपको अच्छा रहना है, उस व्यक्ति को अपना अकाउंटेबल पार्टनर चूज करें। तो ये चारों चीज़ें होंगी तब कंसिस्टेंसी आती है, अदरवाइज तो फिर ऐसी चीज़ हो कि जिसमें इनहेरेंट मजा है। हाँ, तो फिर उसको तो करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। इनहेरेंट ही मजा आ रहा है आपको, तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। वो करने में ही जब मजा आ रहा है तो फिर तो आपको कोई नहीं चाहिए, फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दैट मेक सो मच सेंस। और पता है एक और प्रॉब्लम जो आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सोशल मीडिया की जनरेशन में, वो ये है कि घर बैठे बैठे बस रील स्क्रॉल करने से ही आपका मूड ऑफ हो जाता है, और इस हद तक ऑफ हो जाता है कि you know, I think a lot of young people are experiencing something close to depression, if not fully depression, just by watching other people in their lifestyle. कि मतलब मैंने स्क्रॉल करते करते किसी की शादी देख ली, उनकी शादी इतनी लाविश है बट शायद मेरी नहीं हो सकती, तो फिर मेरे को बुरा फील हो रहा है, राइट। किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, मेरे को बुरा फील हो रहा है। कोई एक अच्छी ऐसे वर्ल्ड क्लास ट्रैवल पे चला गया, मेरे को बुरा फील हो रहा है। कोई फर्स्ट क्लास में बैठ के कहीं पे जा रहा है, मेरे को बुरा फील हो रहा है। कोई कुछ भी कर रहा है, क्योंकि वो इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग है ना कि हमें हमारी लाइफ जो शायद बिना सोशल मीडिया के लिए फुलफिलिंग होती और हमें कंटेंट फील होता, बट इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक के चक्कर में वो अच्छा फील होना ही बंद हो चुका है शायद लोगों को। सो कंपैरिजन के अगर हम रूट देखें तो आया कहाँ से? क्या हम पैदा होते ही कंपेयर कर रहे थे? कंपैरिजन एक लर्न्ड बिहेवियर है, मतलब हमने सीखा है, और इसे हमने सिखाया हमारे पेरेंट्स ने कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे। मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, ये मैं कैसे मेजर करूँ? तो पेरेंट्स ने हमें बताया कि तू इससे अच्छा है, किसी से कंपेयर करके बताया, ठीक है, इसको देख इसके इतने नंबर आए हैं। कभी अपने भाई बहनों से कंपेयर किया जाता है, कभी पड़ोसी के बच्चों से, वो शर्मा जी का बेटा जो सब कहते हैं, उनसे कंपेयर किया जाता है। तो ये कंपैरिजन का बीज कि मैं क्या हूँ, मेरी वर्थ क्या है, ये कंपैरिजन में आएगी। अब स्कूल में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, वो भी कंपैरिजन का है। तो एक बच्चे का माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि मैं
मैं क्या हूँ और मेरी स्किल्स क्या हैं, मेरी लाइफ का स्तर क्या है, ये मैं कंपैरिजन से ही पता करूँगा। अब ये कंपैरिजन एक लेवल तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत कई लोग कंपेयर करके कंपटीशन की भावना में भी आते हैं और कंपटीशन पैदा करता है, कई लोग इसमें थ्राइव करते हैं। क्यों? तो आप देखें कि ऑफिस के अंदर और सब जगह कंपटीशन की वजह से कई लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हैं बिकॉज ऑफ द, अब कंपटीशन कहाँ से आ रहा है? कंपटीशन की रूट ही कंपैरिजन है, राइट? तो कंपैरिजन इज द मदर ऑफ कंपटीशन ना, कि दो लोग कंपेयर करके कॉम्पीट कर रहे हैं। पर ये टॉक्सिक है, इससे मोटिवेशन तो मिलता है मगर इसमें टॉक्सिसिटी है, इसमें एग्जॉशन है, इसमें बर्नआउट है, इसमें एंजाइटी है, इसमें स्ट्रेस है। बहुत लंबे समय तक चलोगे आप बहुत स्ट्रेस अपने अंदर ले लोगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगे अपना। तो कंपैरिजन से एक कंपटीशन मिलता है, ऐसी बात नहीं है, एक स्पाइक मिलती है आपको मोटिवेशन की, इस वजह से लोग करते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत टॉक्सिक है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप अगर एक रेड बुल पी लो तो एनर्जी महसूस होती है ना, बट ओवरऑल आपके लिए मगर बुरी है। लॉन्ग टर्म में तो बुरी है ना। अल्कोहल व्यक्ति पीता है तो उसका कुछ समय के लिए तो दर्द खत्म हो गया ना, मगर उसका लॉन्ग टर्म तो बैड इम्पैक्ट है। तो कंपटीशन वैसे ही मोटिवेशन है, शॉर्ट टर्म में ये आपको अच्छा फील करवाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। सो कंपैरिजन पहले लिमिटेड मात्रा में रहता था, क्योंकि एज ए स्पीशी आप लिमिटेड ग्रुप्स में रहते थे। आप कितनों से कंपेयर कर लोगे? अपने ऑफिस में कर लोगे, घर वालों से कर लोगे, ले देखे आपको से 100, 150, 200 लोग मिल रहे हैं जिससे आप कंपेयर करोगे। अब सोशल मीडिया में तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप अपने आप को रोनाल्डो से भी कंपेयर कर रहे हो, यहाँ कोहली सबसे से भी कंपैरिजन कर रहे हो। तो वो जो कंपैरिजन की स्केल है वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप उसे मैनेज नहीं कर सकते। सो सोशल कंपैरिजन एक ट्रैप है, इस ट्रैप में से आपको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कंपेयर करोगे दो स्टेट पैदा होंगी, एक इन्फीरियरिटी की, तो आप इन्फीरियर फील करोगे। जब कोई आपसे बेटर कर रहा है तो आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। अगेन वो खराब है आपके लिए, आपकी सेल्फ एस्टीम को डाउन करेगा, आपकी वर्दीनेस को डाउन करेगा। आप शायद आइसोलेशन में जा सकते हो, डिप्रेस सैड फील कर सकते हो, लो फील कर सकते हो, सुसाइडल हो सकते हो। दूसरा है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, कंपेयर करके सुपीरियर भी तो फील कर सकते हैं आप। बस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा तो क्या होगा? आप ओवर कॉन्फिडेंट बनोगे, अनकाइंड बन सकते हो, लोगों को अपने से नीचा समझ सकते हो, ईगो ड्रिवन एरोगेंस आप में आ सकती है, इवन वो भी एंड में जाकर के आपको गिरा देगी। तो कंपैरिजन के जो आउटपुट में दोनों चीज़ें आ रही हैं, दोनों ही लॉन्ग टर्म में खराब है, राइट? और लोगों को ये समझना होगा कि लोग जितना खुश अपने आप को सोशल मीडिया पे बता रहे हैं उतने खुश है नहीं। ठीक है, मुझे काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करने को मौका मिला अपनी इस मेंटल हेल्थ कोचिंग की जर्नी में, जहाँ पे कई स्टार्स भी रहे और जिनके जैसा शायद लोग बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि बाहर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर से उतने खुश नहीं हैं। तो आप सोशल मीडिया की चकाचौंध से ये मत तय करो कि लोग इतने ही खुश हैं जितने वो दिखा रहे हैं। वो सिर्फ एक क्लिप है, वो एक मोमेंट है जो उन्होंने आपका पूरे दिन का, वो एक मोमेंट है जो वहाँ पे बताया होता है। कई बार एक हस्बैंड और वाइफ अपने साथ में लंच करते हुए की एक सेल्फी लेकर के इंस्टाग्राम पे डालते हैं हैविंग लंच, लेकिन उस सेल्फी को अपलोड करने के लिए दोनों 1 घंटा झगड़े थे। वो झगड़ा नहीं डाला उन्होंने क्योंकि पति ने वो खाना पहले खा लिया था, वो फोटो नहीं खींच सकी थी, उस बात पे उनका झगड़ा हुआ था, मगर आपको वो झगड़ा नहीं दिखा है, आपको सिर्फ वो फोटो दिखी है। तो वो सच्चाई नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है, पहली चीज़ तो ये। सो कंपैरिजन एक राइट तरीका नहीं है अपने को मोटिवेट करने का। राइट तरीका क्या है? कंपेयर करो मगर खुद से करो कि मैं पिछले साल क्या था और मैं पिछले साल से इस साल क्या हूँ, मैं 6 महीने पहले क्या था, 6 महीने के बाद मैं अब क्या हूँ। सेल्फ रेफरेंसिंग रखो कि खुद को ही अपना कंपटीशन बना करके कि मेरा प्रीवियस सेल्फ से मेरा करंट सेल्फ बेटर हो, मेरा फ्यूचर सेल्फ और ज़्यादा बेटर हो। दैट इज़ द ओनली राइट वे ऑफ कंपैरिजन। बिकॉज ये इलॉजिकल इसलिए भी है क्योंकि सबकी जर्नी अलग है ना। आप किस माहौल में पले बड़े, आपको एनवायरनमेंट कैसा मिला, आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं, आपकी क्या कहानी है, एजुकेशन है। आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट व्यक्ति हो, पर्सनालिटी हो, मैं एक डिफरेंट व्यक्ति हूँ, डिफरेंट पर्सनालिटी हूँ। दोनों की जर्नी को कंपेयर कैसे किया जा सकता है? ये कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। तो इट्स नॉट इवन रीजनेबल टू डू विथ योर सेल्फ। तो सेल्फ हार्म है एक तरीके की। सो सिर्फ खुद से कंपेयर करो, अपने पास सेल्फ, मेरा पास सेल्फ क्या था और अब मैं क्या हूँ, और अपने गोल पे फोकस करो कि मेरा गोल क्या है, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, उस विजन पे फोकस करो। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। एंड इसके अलावा डू यू थिंक कि देयर आर सर्टेन हेल्दी बैरियर्स दैट यंग पीपल नीड टू हैव जब वो सोशल मीडिया पे एंगेज करते हैं?
तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आजकल ये देखा जा रहा है कि आई थिंक एवरेज स्क्रीन टाइम लगभग 3 घंटे का है भारत में, 3 आवर्स स्क्रीन टाइम है। तो अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, फोकस कंसंट्रेशन भी इससे बिगड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम 1 आवर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, कॉन्शियसली करो, माइंडफुली करो, माइंडलेसली मत करो। यानी कि कोई टॉपिक लेके जाओ कि सपोज़ मुझे मेंटल हेल्थ पे देखना है, या मुझे फिजिकल फिटनेस पे देखना है, या फिर मुझे कॉमेडी देखनी है, तो आप दिमाग में चॉइस होनी, इंटेंशनल होना चाहिए कि मुझे जा कर के ये चीज़ देखना है। थर्ड चीज़ कि आजकल एल्गोरिदम कुछ भी दिखाते हैं, हाँ, तो ध्यान से उन्हीं लोगों को फॉलो करो जिन लोगों के कंटेंट से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, बाकी सबको आप अनफॉलो करके रखें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप अपनी डिजिटल, और मैं कहूँगा कि एक डिजिटल डिटॉक्स यानी व्रत, जैसे खाने का व्रत रखते हैं, तो एटलीस्ट 1 महीने में 1 या 2 दिन ऐसा कर लो। फ्यूचर में ये होगा ही होगा, लेकिन अभी से ही एटलीस्ट 1 महीने में एक बार व्रत रख के देखो कि जिसमें आपका फास्टिंग है सोशल मीडिया का, वो भी करके देखो। दैट विल ऑल्सो हेल्प। राइट। और अभी जैसे हमने करियर की बात करी, अभी हमने सोशल बिहेवियर की बात करी, तो एक टॉपिक जिसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे अभी हम, वो है लव एंड रिलेशनशिप्स एंड डेफिनेटली हार्ट ब्रेक, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल, उनको क्योंकि कॉन्फिडेंस इश्यूज इन जनरल जब लाइफ में किसी को भी होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि फिर वो रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने के टाइम पे भी होते हैं, राइट? इसीलिए वी सी सो मेनी यंग बॉयज़ जिनको बहुत शाय महसूस होता है, या फिर वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते। जस्ट टॉकिंग टू अ गर्ल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल जो इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना, जैसे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। सो हाउ कैन NLP हेल्प इन नेविगेटिंग दैट प्रॉब्लम? शाइनेस, लाइक टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। सो सबसे शाइनेस को आप अगर थोड़ा करीब से देखो, तो शाइनेस बेसिकली क्या है कि यू आर इन हाइपर सेल्फ अवेयरनेस स्टेट, कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो आप, कॉन्शियस ऑफ जजमेंट, कि मुझे जज किया जाएगा। मतलब आप बहुत अनश्योर हो कि मुझे कैसे लिया जाएगा, वो मुझे सामने वाला मुझे क्या रिएक्शन देगा, क्या मुझे स्टूपिड तो नहीं समझेगा, मैं कुछ एंग्शियस तो नहीं बिहेव कर दूंगा या कर दूंगी। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि आप बहुत ज़्यादा उस फियर ऑफ जजमेंट में हो, बहुत ज़्यादा हाइपर सेल्फ कॉन्शियस हो रखे हो, जबकि आप उस सिचुएशन में नहीं हो। खुद के बारे में इतना कॉन्शियस हो, कैसे परसीव किए जाओगे, कैसे आप दिखोगे, उस पर इतना फोकस कर रहे हो। सो पहली चीज़ तो ये कि उस पर फोकस करना बंद करो, क्योंकि लोग आपके बारे में क्या जज करेंगे, क्या आपके बारे में परसीव करेंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। पहली चीज़ तो ये, आपके कंट्रोल में क्या है कि जो आप हैं वो प्रेजेंट करना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि डोंट बी हाइपर सेल्फ कॉन्शियस, वो चीज़ अपने अंदर मत रखो। सेकंड चीज़, 5 सेकंड रूल होता है NLP में और साइकोलॉजी में भी, कि कोई भी आपके माइंड को ना 5 सेकंड मिनिमम चाहिए आपको कन्विंस करने में कि नहीं करना है। 5 सेकंड उसको चाहिए होते हैं कन्विंस करने में। तो आप अगर किसी लड़की से या लड़के से बात करने की आप में डिज़ायर आई, उस डिज़ायर और मैं नहीं करूँगा उसके बीच में आपके पास में 5 सेकंड है। तो अगर उस 5 सेकंड में आपने कुछ सेंसिबल एक्शन ले लिया, तो माइंड आपको रोक नहीं सकेगा। सो टेक सम क्विक एक्शन विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट, कि किसी जजमेंट के डर के बिना आप ऑथेंटिक रहें, बी ऑथेंटिक, बी कंफर्टेबल। क्योंकि ये कोशिश मत करें कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, दैट शुड नॉट बी योर टारगेट कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है। बी देयर, एक्सप्रेस योर सेल्फ हु यू आर। कोई भी सामने वाला व्यक्ति आप जो हैं उससे प्यार करना चाहिए, आपने जो दिखाया उससे नहीं। क्योंकि आपने जो दिखाया उससे व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ी देर प्यार कर ले, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर वो अगला प्रॉब्लम आएगा हार्ट ब्रेक का, राइट? तो शाइनेस, 5 सेकंड रूल फॉलो करो, एंड डोंट थिंक टू मच अबाउट हाउ पीपल आर गोइंग टू जज यू। जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ फॉर हु यू आर, नॉट ट्राई टू इम्प्रेस एनीबडी। डोंट ट्राई टू साउंड इंटरेस्टिंग कि मैं कितना इंटरेस्टिंग व्यक्ति हूँ, ये है वो है, नहीं। जो हो वो जा करके वहाँ पे एक डिसेंट वे में आप कम्युनिकेट करें। बहुत सारे लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं ना, क्योंकि उनको चाहिए होता है, क्योंकि जैसे अगर एक साइड पे फियर ऑफ जजमेंट है तो दूसरी साइड पे फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो आई थिंक उन दोनों के बीच में वो दोनों कहीं ही है। फंस फियर ऑफ जाते हैं। जजमेंट से ही फियर ऑफ रिजेक्शन इज जस्ट फियर ऑफ जजमेंट ओनली ना, कि कैसे जज कर रहा है मुझे, उसी से ही रिजेक्शन का डर भी आ रहा है, राइट? सो आपको उसमें नहीं पड़ना है,
यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू दैट कि जब आप फियर ऑफ जजमेंट मतलब सामने वाला क्या सोचेगा उस पर मत जाओ, क्योंकि सामने वाले क्या सोचेगा वो उसका काम है ना, वो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करके आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे। आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, आप कैसे ड्रेस्ड अप हो, आप कितना कंफर्टेबल हो, आप कितने ऑथेंटिक हो, आप वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। ये एक दिन में नहीं होगा, मगर आप लगातार ये प्रयास करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि आप देखें तो एक बच्चा बाय नेचर शाय नहीं होता कभी भी। शाइनेस एक नेचुरल ट्रेट नहीं है, ये हमने सीखा है, हमने लगातार सीख लिया है। तो मे बी पेरेंट्स ने बचपन में कहा कि स्ट्रेंजर से बात मत करो, स्ट्रेंजर्स खराब होते हैं, तो वो चीज़ सबकॉन्शियसली आज भी पड़ी हुई है। तो अब किसी भी स्ट्रेंजर से जाके बात करने में डर लग रहा है, तो वो हिचक है, वो हेजिटेंसी आज भी है। वो हेजिटेंसी आ कहाँ से रही है? किसी वो हार्मफुल तो नहीं है ना, कोई फिजिकल हार्म तो आपको नहीं मिल जाएगी, लेकिन वो हेजिटेंसी जो बचपन में सीखी थी आज भी है। मैं भी बचपन में पेरेंट्स ने किसी के सामने कविता बोलने को बोला था, आप भूल गए थे, फिर कुछ लोग हंस लिए थे, तो आपने वो शाइनेस पकड़ ली। वरना आप छोटे बच्चे को देखो ना, आप खुल के किसी के सामने कुछ भी करता है, वो 50 लोगों के बीच में चिल्ला देगा, हम नहीं चिल्ला सकते, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे लगता है ये मेरी दुनिया है बस, राइट। तो वो शाइनेस उसने लर्न करी है, उसने सीखी है, तो वो उसको अनलर्न भी किया जा सकता है, मगर विद प्रैक्टिस वो अनलर्न होगी। और रिजेक्शन को ग्रेसफुली कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि रिजेक्शन इतना बड़ा ईगो पे एक ब्लो की तरह ना फील हो? क्योंकि रिजेक्शन को पर्सनली मत लें, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन डील विद इट। लोग क्या करते हैं कि लोग किसी भी टाइप के, चाहे वो रिलेशनशिप में रिजेक्शन हो, चाहे सेल्स में रिजेक्शन हो, कोई बिजनेस ऑफर में आपको रिजेक्ट कर दे, इन एवरी रिजेक्शन दे टाई रिजेक्शन टू देयर सेल्फ वर्थ। या तो कोई आपको जब रिजेक्ट कर रहा है, किसी लड़की ने सपोज आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्थलेस हैं, राइट। उसने उस रिश्ते को रिजेक्ट किया है, उसने उस कंपनी, दो लोगों के साथ रहने को रिजेक्ट किया है, सिर्फ उसके वहीं तक ही लीजिए, उसे पर्सनली अपनी वर्थ पे मत लीजिए। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये जो हार्ट ब्रेक है, अभी आपने बात की थी हार्ट ब्रेक। तो हार्ट ब्रेक में इंसान हर्ट क्यों है? हर्ट इसीलिए है ना क्योंकि उसे एक रिजेक्शन की फीलिंग आ रही है कि किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो वो अपनी वर्दीनेस पे ले रहा है, आप उसे अपनी सेल्फ वर्थ में मत लो। सबसे पहले तो अपनी सेल्फ वर्थ से हटा लो। आप अभी भी वैल्यूएबल हो, कोई व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, अपना जीवन आपके साथ बिताता है या नहीं बिताता, उससे आपकी वर्थ डिफाइन नहीं होती है। आपकी वर्थ होती है कि व्हाट यू कैन गिव, हाउ काइंड यू आर, हाउ कंपैशनेट यू आर, व्हाट यू कैन क्रिएट, हाउ यू कैन इम्पैक्ट द वर्ल्ड। वर्थ बहुत बड़ी चीज़ों पे निर्भर है। वर्थ सिर्फ इस पे निर्भर नहीं कर रही कोई व्यक्ति आपके साथ कितना प्यार करेगा। तो आपकी वर्थ के कॉन्सेप्ट को आप इस चीज़ से, एक व्यक्ति के साथ मत जोड़ के रखो बस, ठीक है। किसी एक्सटर्नल थिंग, लोग चीज़ से भी जोड़ते हैं, लोग लोगों से भी जोड़ते हैं, उससे मत जोड़ो। आपकी सेल्फ वर्थ का सोर्स क्या है? इंटरनल रखो हमेशा कि मेरी सेल्फ वर्थ इज़ कमिंग फ्रॉम माई एबिलिटी टू क्रिएट इम्पैक्ट, फ्रॉम माई एबिलिटी टू क्रिएट गिव, फ्रॉम माई एबिलिटी टू बी काइंड टूवर्ड्स पीपल, to be kind towards myself. This defines my worth, not somebody loving me, right? तो फर्स्ट तो ये सेपरेशन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ कि जब आप हार्ट ब्रेक से गुजरे, उसके बाद में आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर करना चाहिए कि कोई भी रिश्ता अगर कुछ समय चला है तो ज़रूर उस रिश्ते में कुछ अच्छी बातें भी रही होंगी जिस वजह से वो साल चला, 2 साल चला, और कुछ बुरी बातें भी रही होंगी जिसकी वजह से वो टूटा। तो अच्छी बातों से भी अपनी सीख ले लो, जो बुरा रहा उससे भी सीख ले लो, क्योंकि जो बुरे से आप सीख लोगे दैट विल टर्न इनटू विजडम। एक्सपीरियंस ही तो विजडम में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ. तो आपका जो बैड अनुभव है वो विजडम में कन्वर्ट हो गया। अब ये विजडम यू कैन यूज़ इन द नेक्स्ट रिलेशनशिप। आपका जो अगला रिश्ता होगा वो, उस रिश्ते में आप जो मेच्योरिटी, जो विजडम है वो आप उस पुराने रिश्ते की गलतियों से लेकर के जाओगे। सो दैट इज़ राइट कोपिंग मैकेनिज्म जो मैंने बात की थी। तो किसी भी हार्ट ब्रेक के बाद राइट कोपिंग मैकेनिज्म क्या है कि अपनी सेल्फ वर्थ को हटा लेना, उस व्यक्ति से जोड़ के नहीं रखना। सेकंड, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, आइडेंटिफाई करना क्या सीखा, क्या गलत था, क्या सही था, सही वाला भी सीखो, गलत वाला भी सीखो, एक लर्निंग लो, एंड अगले रिलेशनशिप में उसे एज अ विजडम यूज़ करो। 4 चीज़ जो कर सकते हैं, सीख सपोर्ट, अगर एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा हो गया और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए जाओ और उस प्रोफेशनल हेल्प थेरेपी के जरिए उसको डील करो। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। आप देवदास मत बनो। देवदास का कॉपिंग मैकेनिज्म कितना ख़राब है, वो शराब लेकर के अपने, सेल्फ हार्म इज़ द कॉपिंग मैकेनिज्म। सबसे ईजी लोगों के लिए कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है? शराब की तरफ चले जाना, खुद को नुकसान पहुँचाना, सेल्फ सैबोटेज करना,
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। रेज, गुस्सा। आज देखें आप, कई लोग रिसेंटली कुछ वीडियो चल रहे थे ना कि वो एक लड़की ने रिजेक्ट किया तो जाके उसके चाकू मार दिया, हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, एसिड फेंक दिया। एसिड फेंक दिया। सो वो उस इमोशन से कैसे डील कर रहा है, देखो कितने गंदे कोपिंग मैकेनिज्म्स बने हुए हैं। वो कोप अप ही तो करने का, वो जो इमोशनल पेन हो रहा है उस पेन से वो कोप अप करने की कोशिश कर रहा है कि इस पेन को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे उस पेन को मैं एक्सप्रेस करूँ। तो अब क्योंकि वो उसको राइट एजुकेशन नहीं मिली है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको एक्सप्रेशन क्लियरली सिखाया नहीं गया है, तो वो जो नेचुरल तरीका, एनिमलिस्टिक तरीका है, वो एनिमलिस्टिक तरीके से उसे एक्सप्रेस कर रहा है। सो दैट्स वाई सीकिंग सपोर्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिलेशनशिप, टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, ये राइट कॉपिंग मैकेनिज्म है। जब भी आप ये कॉपिंग मैकेनिज्म लोगे तो आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो रिलेशनशिप में ना, उनका एक बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज वाला माइंडसेट होता है कि इससे पहले कोई मुझे छोड़े मैं निकल जाता हूँ, या फिर मैं ये चीज़ ख़राब कर देता हूँ, या फिर इससे पहले कि कोई मेरे पे चीट करे वो कहीं ना कहीं चीट कर देते हैं एंड द रिलेशनशिप एंड्स। आई एम ऑलवेज क्यूरियस कि ऐसा क्यों होता है, लाइक वेयर डज दिस कम फ्रॉम? नहीं, अगर किसी व्यक्ति का सपोज डीप डाउन ये बिलीफ ही बना हुआ है कि मैं अनलव्ड हूँ, राइट, और किसी व्यक्ति में अगर डीप डाउन ये फियर है कि कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा, तो क्योंकि उसने ये सोच रखा है कि अगर मुझे रिजेक्ट हो गया तो मैं वर्थलेस हो जाऊंगा, राइट, मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा, तो बस वो उस चीज़ के लिए कई बार खुद से आगे करता है और वो ईगो लेता है कि नहीं मैंने ही कर दिया, ठीक है। तो और कुछ इसमें नहीं है, जस्ट दैट देयर इज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन। तो आउट ऑफ फियर व्यक्ति कई चीज़ें कर सकता है। जब आप डर में होते हो तो आपकी दो टेंडेंसी हैं, फाइट करने की और फ्लाइट करने की। तो फ्लाइट मतलब शेर आया तो या तो आप भागोगे या लड़ोगे, दो हैं। तो कई लोग भागते हैं, कई लोग लड़ते हैं, तो इधर फाइट और फ्लाइट। तो फाइट वाला क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कि तू मुझे रिजेक्ट करे, इससे पहले मैं ही कर देता हूँ। फ्लाइट वाला कई बार जब हो गया रिजेक्ट तो शराब में जा रहा है, एस्केपिज्म का रूट अपना रहा है। आज काफ़ी सीखने को मिल रहा है मेरे को भी। तो ये तो अभी हमने बात करी कि कि एक रिलेशनशिप में कैसे अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। सिमिलरली क्या ऐसे कुछ पर्टिकुलर माइंडसेट्स हैं जो एक इंसान एक रिलेशनशिप में अचीव कर सकता है टू बिल्ड अ बेटर एंड अ डीपर कनेक्शन विद द पार्टनर? क्योंकि काफ़ी बारी ना लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं बट वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। दे आर नेवर एबल टू सॉर्ट ऑफ get to the point where they get to know the other person or even express themselves. तो रिलेशनशिप के ना स्टेजेस हैं कि पहली स्टेज होती है जब रिश्ते में लव और पैशन दोनों है, कि जिसमें बहुत सारा प्यार है। पैशन मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ये वो समय है जब व्यक्ति मतलब सुबह 5-6 बजे तक भी बातें कर रहा है, उसकी बातें ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ। जब तक उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज ना आ जाए तब तक उसे लगता है कि दिन ही सुबह शुरुआत ही नहीं हुई है दिन की। दिस इज़ कॉल्ड द फॉलिंग स्टेज। अब फॉलिंग का नेचर क्या है? जब चीज़ फॉल करती है तो उसमें एफर्ट चाहिए क्या? नहीं, बिकॉज इट इज़ फॉलिंग ना, फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो वाई वी कॉल इट फॉलिंग इन लव? फॉलिंग इन लव वो जो पहली स्टेज है, व्हेन यू आर फॉलिंग इन लव, इट इज़ फ्री फॉल. It doesn't require any effort because your internal chemistry and biology is taking care of itself. एक दूसरे की कमी नज़रअंदाज करोगे, forgiveness है, because the oxytocin level are so high that you only see good things in your partner. अब ये फेज़ कुछ समय तक रहेगी। तो ये लव एंड पैशन वाली फेज़ है जिसे हम हनीमून फेज़ कहते हैं, जहाँ पे दोनों पार्टनर बहुत मतलब जहाँ पे आप शायद आधे घंटे की मुलाकात के लिए 5 घंटा ट्रैवल करके भी जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। साथ में बैठ के ही खाना खाएंगे, मतलब कितना भी लेट हो जाए साथ बैठ के खाना खाएंगे। रिचुअल्स हैं, सब चीज़ें हैं उस समय रिश्ते के अंदर। फिर सेकेंड स्टेज आती है। सेकेंड स्टेज में लव है मगर अब पैशन नहीं है। अब पता क्या कह रहे हैं, तुम खा लो ना खाना, भी साथ खा के क्या करेंगे भाई, 5 घंटा अभी बहुत दूर है, अभी आधे घंटे के लिए आके क्या करूँगा। तो अब थोड़ा लॉजिकली और सेंसिबली डिसीजन आ रहे हैं। अब वो पैशन और जो अनरीजनेबल चीज़ें थी वो अब खत्म होगी क्योंकि केमिस्ट्री अब डाउन हो रही है। तो प्यार अभी भी करते हैं एक दूसरे को। फिर तीसरी स्टेज आती है रिश्ते के अंदर, स्पेशली जो लोग मैरिड कपल्स हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चल रहे हैं लगातार। तो तीसरी स्टेज आती है जब ना लव है ना पैशन है। ये एक न्यूट्रल स्टेज है जिस स्टेज में दो लोग बस साथ में रह रहे हैं। एक को अपने रोल पता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, दूसरे को अपने रोल पता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जिसमें शायद हमारे पेरेंट्स हैं। हाँ, सब हों जरूरी नहीं, बट बहुत सारे लोग हैं जिनका रिश्ता तीसरी स्टेज पे आ गया है, ठीक है।
कोई प्यार नहीं बचा, प्यार का एक्सप्रेशन नहीं है, पैशन कुछ नहीं है, इसको अपनी जिम्मेदारी, इसको अपनी जिम्मेदारी। आजकल के कपल्स तो कई ऐसे हैं, वो एक अपने फ़ोन में लगा हुआ है, एक अपने फ़ोन में लगा हुआ है, घर में भी व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज पे आ जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे आप मेहनत करो तो रिवर्स कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को, लेकिन इसके बाद में चौथी स्टेज आती है। चौथी स्टेज आती है वेयर यू आर प्लानिंग टू एस्केप। चौथी स्टेज में अब आपने अपने डिफरेंसेस को कम्युनिकेट करना भी बंद कर दिया, अब एक दूसरे पे गिव अप कर चुके हैं। और चौथी स्टेज के अंदर जो शादी है वो ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, वो एस्केप करना चाहता है, लेकिन या फिर चाहती है, दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन समाज का प्रेशर है, बच्चे हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो उसे रोक के रखे हैं। मगर उसे ये कांस्टेंट फीलिंग है दैट आई वांट टू एस्केप, आई एम इन दिस ट्रैप। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे एक रिश्ता वुल्नरेबल स्टेज पे होता है, जहाँ पे कोई भी पार्टनर बाहर एक इमोशनल सपोर्ट देखने लगता है, बाहर एक रिश्ता बनाने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पे वो ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। इसलिए फिर पांचवी स्टेज होती है, जिस स्टेज में सेपरेशन या डाइवोर्स की स्टेज होती है, जब दो पार्टनर या तो सेपरेट हो जाते हैं या डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन इस स्टेज में दोनों ओपन होते हैं। ओपन मतलब कि उनका रिश्तों पे से विश्वास नहीं उठा है, उनको इतनी समझ है कि ये रिश्ता खराब हुआ है, हार्ट इज स्टिल ओपन। लेकिन छठी स्टेज आती है जब डाइवोर्स्ड है एंड क्लोज्ड है, यानी कि अब कोई रिश्ता ही कभी नहीं बनाना है, देयर हार्ट इज क्लोज्ड, नोबडी कैन एंटर नाउ। सो ये एक नेचुरल फ्लो है रिश्ते का। अगर एफर्ट नहीं लगाया जाए किसी भी रिश्ते में, अगर दोनों तरफ से एफर्ट आना बंद हो गया तो धीरे धीरे रिश्ते इसी में जाएंगे। तो भारत में आज 6 to 7% की डाइवोर्स रेट है, लेकिन जितने केसेस मेरे पास में आते हैं उससे मुझे लगता है कि अगर वो डाइवोर्स भी मिला लो जो सिर्फ मन में हुए हैं तो कम से कम 60% होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मन में बहुत हो चुके हैं, इमोशनल चेकआउट बहुत सारे रिश्तों में हो चुके हैं। तो ये स्टेजेस हैं। तो हाउ टू रिवर्स इट, इसको रिवर्स कैसे कर सकते हो आप, स्पेशली तीसरे से ही रिवर्स करना कैसे चालू कर सकते हो। तो उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि सिर्फ प्यार से रिश्ता नहीं चल सकता, ठीक है। प्यार का एक बायोलॉजिकल बेसिस है, वो बायोलॉजी पे निर्भर करता है। आपका रिश्ता सबसे गहरा तब चलेगा जब आप दोनों पार्टनर एक दूसरे की वैल्यू को समझोगे। सपोज आपके पार्टनर की वैल्यू है ग्रोथ और आपकी वैल्यू है फ्रीडम, तो आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि आपके पार्टनर को ग्रोथ मिले और आपके पार्टनर को प्रयास करना चाहिए कि आपको फ्रीडम मिले। दोनों एक दूसरे की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि आप एक दूसरे के पूरक बन रहे हो। तो जितना ज़्यादा ये होगा रिश्ता उतना ज़्यादा गहरा होगा, सुपरफिशियल नहीं होगा, वैल्यू लेवल पे कनेक्ट होंगे। तो जितना ज़्यादा आप वैल्यू लेवल पे कनेक्ट हो उतना ज़्यादा डीप आपका रिश्ता होगा। उसके लिए एफर्ट लगेगा, उसके लिए एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। एनएलपी में वैल्यू एलिसिटेशंस की असेसमेंट्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे आप अपनी कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हो। एंड देन यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से भी आ जाएगा कि यार ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पार्टनर की वैल्यूज़ हैं। और फिर चेक करो ना कि दिन भर आप ऐसा क्या कर रहे हो कि जिससे आपके पार्टनर की वैल्यू पूरी होती हो। ज़्यादातर लोग देखेंगे ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ जो एक फिक्स ढांचा है सोसाइटी का, हम तो सिर्फ वो पूरा कर रहे हैं कि अगर एक फीमेल का रोल ये है, मेल का रोल ये है, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, हम तो ढांचे को जी रहे हैं बस। वो डीपर जाके साइकोलॉजिकल नीड्स को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ क्या हैं। उनको समझ के जब आप अलाइनमेंट में आओगे तब आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा होगा। वैसे अभी आपने जैसे कोर वैल्यूज़ की बात करी, आई एम श्योर कि आपके इतने सारे क्लाइंट्स रहे हैं ओवर द इयर्स, क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हो, मिलियनेयर्स हो, बिलियनेयर्स हो, क्या उनकी कोर वैल्यूज सिमिलर होती हैं? नहीं, सबकी अलग अलग हो सकती हैं। सो कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर मोस्ट सक्सेसफुल ज़्यादातर जो चीज़ें दिखती हैं वो ये दिखती हैं कि ज़्यादातर बिलियनियर्स दे आर नॉट मनी ड्रिवन, काउंटर इंट्यूटिव है, दे आर इम्पैक्ट ड्रिवन। ज़्यादातर उनकी वैल्यू में इम्पैक्ट होता है कि वो इम्पैक्ट के पीछे भागते हैं कि मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूं जिससे इम्पैक्ट क्रिएट हो, कुछ लेगेसी क्रिएट हो। मनी उनका सेकेंडरी गोल होता है, प्लस ग्रोथ। तो ग्रोथ एंड इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखी है मैंने, जो बहुत ही हाई परफॉर्मर्स हैं उनमें ग्रोथ और इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रोथ वैल्यू है। इसलिए आप सोच के देखो ना कि क्या चीज़ मुकेश अंबानी को रोज बिस्तर से उठा करके रोज काम करने के लिए मोटिवेट करती होगी। हाँ, जिसके पास सब कुछ है, क्या मोटिवेशन होगा उसका, बताओ।
What could be the motivation? Maybe to, drive some change. Yes. Maybe one is growth. भले ही 2 लाख करोड़ हैं, ठीक है, भले ही 50 कंपनियां हैं, लेकिन अगर 1 साल तक सिर्फ 50 कंपनियां हैं, दे विल फील डिप्लीटेड. उन्हें ग्रोथ चाहिए. हाँ. दे आर ड्रिवन बाय ग्रोथ. अब वो भले ही उन्हें कंपैरिजन से नहीं चलना है कि मैं दुनिया का इतना अमीर आदमी, उससे वो उनको ड्राइव ही नहीं करता है. उनका ड्राइव कहाँ से आ रहा है? उनका ड्राइव ग्रोथ से आ रहा है कि मैं जो पिछले साल था उससे ऊपर पहुंचा कि नहीं पहुंचा. तो ग्रोथ उनका ड्राइविंग फैक्टर है. राइट. आपने कभी ऑब्जर्व किया कि नरेंद्र मोदी जो हैं, जब वो बात करते हैं तो एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस के साथ, एक रुतबे के साथ बात करते हैं. यू विल नेवर हियर हिम साउंड इवन अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट. एंड ऑफ कोर्स उस लेवल पे कोई हो भी नहीं सकता अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? बट देयर इज अ नेचुरल पर्सनैलिटी दैट वन कैन ऑब्जर्व हिम टू हैव, कि इट इज़ टू टेक चार्ज, इट इज़ टू बी डोमिनेंट. सो अगर आपको अपने लेंस से ऑब्जर्व करना होगा, व्हाट डू यू थिंक कुड बी हिज कोर वैल्यू, या फिर हाउ हैज़ ही अचीव्ड दैट माइंडसेट वेयर ही इज सो पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड? नंबर 1 ग्रोथ, पावर. पावर. यस, ग्रोथ एंड पावर, ये 2 सबसे टॉप वैल्यू हैं. कैन यू ब्रेक डाउन पावर फॉर अस, हेल्प अस अंडरस्टैंड? पावर मीन्स कंट्रोल. आप देखो ना कि जो व्यक्ति कभी कोई इलेक्शन हारा ही नहीं है, हमेशा जब पोजीशन में, जिस भी पोजीशन में रहा है, पूरे कंट्रोल में रहा है, तो यानी कि पावर तो ड्राइव कर रही है ना. ग्रोथ इसलिए क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई व्यक्ति लगातार कंसिस्टेंटली इतना प्रयास और इतना एफर्ट, मैं सिर्फ एक पॉलिटिक्स तरीके से नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, हम सिर्फ एक पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो जिन बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड से जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, उस कुर्सी तक पहुंचने में लगातार बहुत सारा कंसिस्टेंट मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए, बिकॉज ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है. मान सम्मान भी बहुत मिलता है, अपमान भी बहुत मिलता है, तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल इमोशनल रेजिलियंस चाहिए, बहुत सारा फिजिकल एफर्ट चाहिए. आप जब उनका पीएम का पहला इलेक्शन था, आई थिंक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, कितनी रैलीज उन्होंने करी थी, कुछ 1100, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं पता, बट हज़ारों रैलियाँ उन्होंने करी. ये कौन कर सकता है? जिसको ग्रोथ चाहिए और जिसको डोमिनेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए. आज आप देखो तो उनका एक विजन हमेशा क्या रहता है कि हमें ग्लोबली भी पावरफुल बनना है. हाँ. कि इंडिया ग्लोबली भी पावरफुल बने. तो कहीं ना कहीं जो आपका वैल्यू है वही तो आप अपने देश के लिए देखोगे ना, रिफ्लेक्शन में आएगा. तो ग्रोथ उनकी वैल्यू में है, पावर उनकी वैल्यू में है, हेल्थ उनकी वैल्यू में है. हेल्थ भी उनकी वैल्यू में आती है बिकॉज योगा प्रैक्टिस करते हैं लगातार. इस एज पे ये एनर्जी और ये एक्टिविटी, हाँ, it's किसी के बस की, commendable. लोग इस एज के अंदर तो बिस्तर पकड़ लेते हैं बहुत सारे लोग. तो किसी के घुटना काम नहीं करता, किसी की कमर काम नहीं करती. तो तीसरी चीज़ ये भी एक क्लियरली दिखती है कि हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं. ज़्यादातर बाहर जो देखने मिलता है वो योगा, जैसे योगा पे बहुत करते हैं कि योगा वो करते हैं, मेडिटेशन वो करते हैं. तो कहीं ना कहीं तो क्लियरली क्या वैल्यू दिख रही है कि ग्रोथ वैल्यू में दिख रही है, हेल्थ वैल्यू में दिख रही है, पावर कंट्रोल वैल्यू में दिख रहा है. तो बाहर से ये वैल्यू क्लियरली दिखती हैं. तो एक व्यक्ति की वैल्यू उसकी जर्नी से पता चलती है कि वो वैल्यू मीन्स व्हाट, कि कहाँ आप अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो. आपकी जो कोर वैल्यू होगी ना, जो वैल्यू ड्रिवन व्यक्ति है, उसकी सारी एनर्जी कहाँ लग रही है, उसकी वैल्यू के अराउंड उसकी लगेगी ना पूरी की पूरी. तो इस जर्नी को अंडरटेक करने के लिए एक नॉर्मल इंसान अपनी इमोशनल रेजिलियंस कैसे बिल्ड कर सकता है? मतलब वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं अपनी इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए, ताकि फ्लक्चुएटिंग इमोशंस आपको अपने गोल से डिटर ना करें? इमोशनल रेजिलियंस सबसे ज़्यादा आती है कॉन्शियसली जीने से. कि ये समझना कि जो इमोशन है ये राइज होगा, ये डाउन होगा, उसे देखना चालू करना. हम लोग क्या कंपल्सिवली जीते हैं, ऑटोमेशन में जीते हैं, ऑटोमेटिक, कि एक ट्रिगर आया और हमने एक रिएक्शन दिया, ट्रिगर आया, रिएक्शन दिया, देखा नहीं उसे, पॉज नहीं लिया उसके बीच में. तो एक तो जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली होके जियोगे, जितना ज़्यादा आप माइंडफुली होके जियोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर अपने इमोशन को रेगुलेट करने की एबिलिटी आएगी. तो अब माइंडफुल होने के लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन. आप जर्नलिंग कर सकते हैं और आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में क्या है कि आप
आँख बंद करो, अपनी सांसों पे फोकस करो। जैसे ही अगर विचार आए उस विचार को देखो, विचार फिर गिरेगा, थोड़ी देर बाद फिर उठेगा, फिर विचार को देखो। अगर बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो उसे लेबल करो। जैसे अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो लेबल करो रिमेम्बरिंग, अगर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो लेबल करो इमेजिनिंग, अगर जज कर रहे हो कि नहीं मुझसे तो नहीं होता, मैं तो नहीं बैठ पाता हूँ मेडिटेशन में, मेरा तो पेन हो रहा है, ये हो रहा है, जज कर रहे हो तो कहो जजिंग, सिंपल कुछ एनालाइज कर रहे हो तो कहो थिंकिंग। चार ही चीज़ हो रही है, इधर यू आर रिमेम्बरिंग और यू आर इमेजिनिंग और यू आर जजिंग और यू आर थिंकिंग। चार है। क्या हो रहा है देखो, लेबल करो, वापिस सांस पे ध्यान दो, देखो लेबल करो, वापिस सांस पे ध्यान दो। दिस विल इम्प्रूव योर कॉन्शियसनेस, ये आपकी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करेगा। आप 3 महीना सिर्फ इसे लगातार करो एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। अर्ली रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करना, लेकिन विद इन 3 मंथ्स बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, एक डीप इनर स्टिलनेस आपके अंदर आने लगेगी, एक अंदरूनी ठहराव आने लगेगा आपके अंदर। राइट सर, आप इतने टाइम से इस पे काम कर रहे हो, आपने पर्सनली कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी देखी है जहाँ पे एक इंसान ने एनएलपी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया एंड इट चेंज्ड देयर लाइफ? खुद की बता दूं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मुझे स्टेज फोबिया था और सोशल एंजाइटी, ये 2 इश्यू से मैं गुजरा हुआ हूँ। रियली आपको देख के कोई नहीं कह सकता ये? यस। तो जो मुझे बचपन में जानते हैं वो ये नहीं कह सकते कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मुझे स्टेज फोबिक लड़का मैं रहा हूँ, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, जिससे पढ़ाई का कीड़ा जो होता है ना, बस किताबी कीड़ा, ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मैं एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट था और साथ में स्टेज फोबिया था मुझे स्टेज पे जाके आपने अगर स्टेज पे खड़ा कर दिया तो मतलब मेरी हार्ट बीट तेज होती थी, चेहरा लाल पड़ता था, ब्लैंक हो जाता था मैं। तो एक्सट्रीम फियर जिसे कहते हैं, मतलब फोबिया लेवल पे मेरे को स्टेज का था। एंड देन सोशल एंजाइटी, मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में रहना कभी पसंद नहीं रहा। मैं अपने ज़्यादा रिश्तेदारों के बीच में भी रहना कभी पसंद नहीं करता था। ज़्यादातर पढ़ाई करो या फिर कुछ ग्रुप्स में, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था तो कुछ कुछ बच्चों के बीच में मैं रह सकता हूँ बस। तो NLP हेल्प मी टू डील विद दैट फोबिया, उस फोबिया से डील किया, वो जो सोशल एंजाइटी थी उससे डील किया। तो और आज मेरा करियर ही ये है कि मुझे रोज़ सिर्फ टीचिंग का ही काम है मेरा, चाहे वेबिनार्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन, बस यही काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं वो 15-16 साल के YSR को देखूँ तो मतलब ये विश्वास नहीं कर सकता कि ये मेरा करियर बनेगा कभी, दूर दूर तक भी विश्वास नहीं हो सकता है कि ये करियर बनेगा। सो इतना पावरफुली NLP आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है कि मतलब इससे ये पता चलता है कि हमें भी नहीं पता कि हम क्या करने के कैपेबल हैं। अगर मैं अपने वो 15-12 साल के उस वर्जन के पास में जाऊँ, उस वर्जन के लिए क्या संभव है, वो वर्जन का क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है, उसमें ये तो बिल्कुल नहीं आएगा कि जो मैं आज कर रहा हूँ। यानी कि कितना कुछ संभव है अगर हम अपने माइंड के लिमिटेशंस को हटा दें, तो हम कितना कुछ ग्रो कर सकते हैं, कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब शायद जो हमें अपनी सबसे बड़ी वीकनेस लग रही है वो कल को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। हम नहीं जानते उस पर, हमें बस वो लिमिटेशंस हटाने की ज़रूरत है। सो वंस यू रिमूव दोज लिमिटेशन यू आर फ्री। आपको लगता है कि ऐसी कुछ डे टू डे चीज़ें हैं या हैबिट्स हैं जो बहुत सारे आजकल के लोगों ने पिक करी हुई हैं बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो उनको आज ही बंद कर देनी चाहिए? एक तो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कॉन्शियस होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो ये पॉडकास्ट कैसे सुनेंगे लोग, है ना। तो बंद नहीं करना, लेकिन कॉन्शियसली करो कि मतलब यू शुड डिसाइड कि मेरा आज ये फोकस है। रैंडम स्क्रॉलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो होती है ना, कि एक जगह बैठे रहने वाला जो काम है, अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिविटी लेकर के आओ। आज बहुत सारा कारण लोगों में मूड डिसऑर्डर आने का, स्लीप डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी, जल्दी इरिटेट होते हैं, जल्दी बर्नआउट महसूस करते हैं, क्योंकि दिन भर बैठे बैठे हैं। आपका वो कहते हैं ना कि आपका शरीर सबसे बेस्ट काम करता है जब वो मूवमेंट में रहे, माइंड सबसे बेस्ट काम करता है जब वो स्थिर रहे। लोग उल्टा कर रहे हैं। हाँ, जो मूव करना चाहिए वो तो बैठा हुआ है दिन भर स्थिर है, और जो स्थिर रहना चाहिए वो दिन भर रेस में लगा हुआ है। तो आप अपने प्रकृति के विपरीत जाके जियोगे तो फिर यही होगा ना। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर आओ। तीसरा, अपनी डाइट, अपने शरीर में क्या डाल रहे हो उसका बहुत ख्याल रखो। ठीक है, मैंने खुद ने भी पहले बहुत इग्नोर किया अपनी हेल्थ को,
काम काम काम, सिर्फ काम पे फोकस करता था, काम किया, खाया नहीं खाया, कुछ भी खाया। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैंने देखा कि जब मैंने डाइट पे पूरा फोकस करना चालू किया तो इट रियली चेंज योर मेंटल क्लैरिटी। आपकी हेल्थ तो अच्छी होती है लेकिन आपका माइंड भी चेंज होता है जब आप अपनी डाइट को चेंज करते हो। तो ऐसा आप खाना खाओ जो जिसमें ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं है, ज़्यादा फैट नहीं है, थोड़ा प्रोटीन हो, बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें मतलब। तो डाइट का ख्याल रखो बस, राइट। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। एंड बिफोर वी रैप दिस अप, a lot of you already know that a lot of young men, young people watch this show. अगर आपने उन लोगों को कोई एक टिप देनी है कि टू बी एबल टू सी के NLP किस तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए, इफ़ यू हैव टू गिव सम पार्टिंग थॉट्स और सम एडवाइस या फिर सम एक्सपेरिमेंट ऑल्सो कि ये चीज़ करके देखो एंड देन सी फॉर योर सेल्फ, सो देन तो what मैं would that be? सबसे पहले ये कहूँगा कि अपनी कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करो और अपनी लाइफ को उन वैल्यू से अलाइनमेंट में लेकर के आओ और ये करके देखो एंड यू विल सी दैट यू विल बी नेक्स्ट लेवल फुलफिलमेंट इन योर लाइफ। आपका बिल्कुल नेक्स्ट लेवल फुलफिलमेंट आएगा लाइफ में, बिकॉज रियल हैप्पीनेस आपके अचीवमेंट से नहीं आएगी, रियल हैप्पीनेस अलाइनमेंट से आएगी कि आपने कितना अलाइनमेंट में अपने जीवन को जिया है। तो ये आप करके देखो, यू विल सी मैजिकल चेंज इन योर लाइफ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज हमें आपसे बात करके एंड आई होप दैट हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड वी वुड लव टू नो हाउ यू लाइक दिस एपिसोड, सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। थैंक यू।